इनकम टैक्स के 5 हेड्स ऑफ इनकम में फर्स्ट इज सैलरी, देन इज हाउस प्रॉपर्टी, देन इज पीजीबीपी, देन इज कैपिटल गेन, लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फ्रेंड्स उसमें से आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इट इज फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको बोलेंगे पीजीबीपी। फ्रेंड्स आईसीआई जब से एस्टेब्लिश हुआ है ना, उस फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके आईसीआई का फर्स्ट अटेम्प्ट अब समझो से लेके आज तक के कोई भी सेकंड लेवल मतलब इंटरमीडिएट, उसके पहले उसका नाम आईपीसीसी था, उसके पहले पीसीसी था, उसके पहले इंटरमीडिएट, पता नहीं क्या क्या होगा। फ्रेंड्स एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं गया, एक भी क्वेश्चन पेपर आईसीआई का ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें से इस हेड ऑफ इनकम में से इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना आया हो। फ्रेंड्स इतना जबरदस्त एकेडमिक इसका इंपॉर्टेंस है। एक भी पेपर फ्रेंड्स आप समझो, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन पेपर इज विदाउट दिस हेड ऑफ इनकम विच इज पीजीबीपी। फ्रेंड्स मैं तो मानता हूं एकेडमिक इंपॉर्टेंस साइड में है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है इस चीज का। ये प्रोविजन हमको कहां पे प्रैक्टिस में काम आएंगे, हमारी लाइफ में कहां पे उसकी यूटिलिटी है, कब समझो फ्रेंड्स। जैसे आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे फ्रेंड्स इंटरमीडिएट के बाद, फर्स्ट ग्रुप के बाद रादर, तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा, लेटर से आप रिटर्न्स फाइल करना शुरू करोगे, इनकम टैक्स के रिटर्न्स है, जीएसटी के रिटर्न्स है। तो वो रिटर्न्स में मेजोरिटी जो लोग आपके थ्रू रिटर्न फाइल करवा रहे होंगे ना, मेजोरिटी जो असेसी होंगे जो आपके थ्रू रिटर्न फाइल करवा रहे होंगे ना, वो बिजनेस पर्सन होंगे, वो बिजनेसमैन होंगे, वो प्रोफेशनल्स होंगे। लेटर से कंपनी सेक्रेटरी है, बाद में लेटर से डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आपके थ्रू रिटर्न फाइल करवा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो उनके रिटर्न फाइलिंग में, उनके इनकम कंप्यूटेशन में कौन से प्रोविजंस हाईएस्ट रोल प्ले करने वाले हैं, इट इज पीजीबीपी। समझे फ्रेंड्स आप कितना कितना जबरदस्त रेलेवेंस है इस चीज का, आप समझ लो फ्रेंड्स। चलो आप लाइफ में क्या करने वाले हो, सीए बने, बाद में प्रैक्टिस शुरू की, तो यू आर डूइंग व्हाट, प्रोफेशन। तो आपके खुद की इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये हेड ऑफ इनकम काम आएगा, आप समझो फ्रेंड्स। आपके पेरेंट्स शायद बिजनेस कर रहे होंगे, तो उनकी बिजनेस इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, ये हेड ऑफ इनकम विच इज पीजीबीपी फ्रेंड्स। जबरदस्त इंपॉर्टेंस है हमारे एकेडमिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ के लिए फ्रेंड्स। डन। तो ये पीजीबीपी का थोड़ा फंडामेंटल हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आज। तो इसमें मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ डिस्कस करना है फ्रेंड्स। देखो नाम में कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉफिट एंड गेन्स मतलब कोई फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मीनिंग दैट बाय कुछ टर्म हमारे लाइफ में आता है बिजनेस, कुछ टर्म हमारी लाइफ में आया प्रोफेशन। What do we exactly mean by term business? What do we exactly mean by term profession? आओ उसकी झलक लेके हम हमारे प्रोविजंस को स्टार्ट करेंगे। हम अलग अलग एस्पेक्ट्स पीजीबीपी के समझना शुरू करेंगे। What do we mean by business? Define different definition है बिजनेस की हमारे इनकम टैक्स पे। Business has been defined in section 2 subsection 13, section 2 clause 13 to include any trade, commerce or manufacture. Three things are covered. ट्रेड मतलब फ्रेंड्स ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई, कुछ परचेस करो कुछ सेल करो, कुछ परचेस करो कुछ सेल करो, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए होती है, जो बिजनेस मोटिव से होती है, जो प्रॉफिट मोटिव से होती है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, और मैन्युफैक्चरिंग जहां पे आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे फ्रेंड्स, और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड्स है ना, तीन चीज को कनेक्ट करने का ट्राई किया है। वन इज ट्रेड जो परचेस सेल की बात है, सेकंड इज कॉमर्स विच इज लेटर से कुछ प्रॉफिट मोटिव से, कुछ बिजनेस मोटिव से आप कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, एंड लास्ट इज फ्रेंड्स मैन्युफैक्चर। डन। तो इसको आप कंक्लूड कर सकते हो एज अ बिजनेस। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स प्रोफेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, रह गया है। The term business has been defined in section 2 bracket 13 to include any trade, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। फ्रेंड तीन वर्ड्स के ऊपर फोकस किया। फर्स्ट इज ट्रेड मतलब कुछ परचेस करना, कुछ सेल करना, गुड्स का परचेस करके मैं उसको सेल करूंगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड। फ्रेंड्स कॉमर्स है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी लाइन है, मतलब जैसे हमने 10th के बाद लिया था कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स में से कॉमर्स, तो ये हमारी लाइन है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है पता है, इट इज लार्ज स्केल बिजनेस। मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना फ्रेंड्स, वो नॉर्मल स्केल के लिए जनरली कंसीडर की जाती है। मैं नॉर्मल स्केल के ऊपर मतलब बहुत छोटे स्केल के ऊपर काम करूंगा, उसको बोलेंगे ट्रेड, बट जब ये स्केल बहुत बढ़ जाएगा उसको बोलेंगे कॉमर्स। तो छोटा स्केल हो आपका बिजनेस का कि बहुत बड़ा स्केल हो आपके बिजनेस का, बोथ आर व्हाट, बिजनेस। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स मैन्युफैक्चर, जहां पे मैं कोई आर्टिकल, कोई चीज को मैं मैन्युफैक्चर करूंगा, उसको प्रोड्यूस करूंगा, उसका प्रोडक्शन करूंगा, उसको भी क्या मानेंगे, बिजनेस।
तो फ्रेंड्स मेजोरिटी आप चेक करो तो 3 वर्ड्स को यहां पे इंक्लूड करने का ट्राई किया है। फर्स्ट इज ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और एनी एडवेंचर मतलब टेकिंग रिस्क और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। का मतलब आप कोई ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर के बारे में रिस्क लेंगे, उसके ऊपर आपका कंसर्न होगा ना फ्रेंड्स, तो भी उसको क्या मानेंगे? बिजनेस। उसमें से जो भी इनकम आएगी उसको कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? इट इज हेड पीजी बीपी। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, चलो टर्म बिजनेस को तो डिफाइन भी किया है, बट प्रोफेशन वर्ड को तो डिफाइन ही नहीं किया है। चेक करो, द टर्म प्रोफेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, बोलो रह गया है। तो क्या उसमें इंक्लूड करने का? It means occupation requiring some degree of learning. Let us say doctor. So there is some, let us say learning requirement to become a doctor. Suppose engineer. There is some sort of learning which is required to become an engineer, and so on, friends. The term profession includes vocation also. मतलब जो सिंगर्स है, डांसर्स है, वो भी हमारा वहां पे कहां पे फॉलो हो गए? प्रोफेशनल्स। बोलो डन। तो ये बिजनेस प्रोफेशन का एक स्मॉल ब्रीफ मैंने आपको समझाने का ट्राई किया फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 जबरदस्त रेलेवेंट इस फ्रेंड्स, उसका हम प्रॉफिट्स को कंप्यूट कैसे करेंगे। चलो अभी हमारा जो भी प्रॉफिट हम कंप्यूट करने जा रहे हैं वो हमारे पास जो नॉर्मल सेंस में अवेलेबल होगा ना, वो फ्रेंड्स अकाउंट्स के हिसाब से होगा। जनरली हमने 11 से सीखना शुरू किया है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स नॉर्मली अकाउंटिंग के हिसाब से हमने ये प्रॉफिट कंप्यूट किया होगा जिसके ऊपर हमको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। सर क्या बोल रहे हो? एब्सोल्युटली यस। जो हमने अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हो उसके हिसाब से हमको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। फ्रेंड्स इनकम टैक्स के लिए एक स्पेसिफिकली नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके लिए वापस एक बार आपकी इनकम को हम कंप्यूट करेंगे जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट्स एज पर इनकम टैक्स। जिसके लिए तो ये हेड ऑफ इनकम का रेलेवेंस है। हेड ऑफ इनकम का महत्व ही क्या, क्यों हम सीखने जा रहे हैं? बिकॉज अकाउंट्स के हिसाब से जो भी हमारा प्रॉफिट होगा इसके ऊपर हमको इनकम टैक्स, इसके ऊपर इनको इनकम टैक्स कंप्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। हमारा जो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट्स आएगा उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट है। सो हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे, सो हम इसके प्रोविजंस को थॉरली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे, बिकॉज हमको ये प्रोविजंस काम आएंगे टू डिटरमाइन प्रॉफिट्स एज पर इनकम टैक्स, जिसके ऊपर हमको क्या पे करना होगा? इनकम टैक्स। बोलो डन। तो वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वो हम समझने का ट्राई करें फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब हमने जो अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा। सपोज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये अकाउंट्स के हिसाब से हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा वहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहां से हम शुरू करेंगे, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे एंड हमारे पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल होगा इट वुड बी एज पर इनकम टैक्स। ओके, तो हमने यहां से शुरू किया प्रॉफिट्स एज पर अकाउंट्स, मतलब नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें कौन से एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट नंबर 1, it is expenses which I have debited to statement of profit and loss account but not allowed। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर होंगे जो यहां पे मैंने डेबिट किए होंगे, यहां पे मैंने लेस किए होंगे, ये प्रॉफिट्स को अराइव करने के लिए यहां पे डेबिट किए होंगे। पर फ्रेंड्स इनकम टैक्स उसको अलाउ नहीं करता होगा। हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोले तो इनकम टैक्स उसको डिसअलाउ करता होगा। इनकम टैक्स विल नॉट बी अलाउइंग सम एक्सपेंडिचर्स व्हिच आई हैव डेबिटेड टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक आध दो एग्जांपल आपको दूं फ्रेंड्स। इनकम टैक्स कहता है 10,000 के ऊपर, ध्यान से 10,000 के ऊपर आपने जो भी पेमेंट किया है एक्सपेंडिचर का, वो अकाउंट पे चेक के थ्रू होना चाहिए और अकाउंट पे ड्राफ्ट के थ्रू होना चाहिए और यूज ऑफ ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, बाय बैंक होना चाहिए। मतलब सिंपल सेंस में समझो तो फ्रेंड्स उसका पेमेंट कैश से नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इंकर किया और लेट अस से मैंने कोई होटल अकोमोडेशन बिजनेस पर्पस के लिए बुक करवाया, जिसका पेमेंट मैंने 20,000 का कैश में किया, जो अलाउड नहीं है। लॉ कहता है, इनकम टैक्स कहता है 10,000 के ऊपर का पेमेंट आप करेंगे कैश में तो डिसअलाउ। भले अकाउंट कहता हो कि आपका प्रॉफिट यहां पे जो 20 लाख रुपए का आया है उसमें से 20,000 को लेस कर दो, बट इनकम टैक्स कहता है ना, ये एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होने देंगे। तो ये हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 20 lakhs में इस चीज को हम ऐड कर देंगे। क्यों? बिकॉज ये 20,000 इनकम टैक्स डिसअलाउ करता है, इसका एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा। तो दिस इज डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के हिसाब से अपने डेबिट किए होंगे उसको ऐड करते चलो। तो इट इज डिसअलाउंसेस जो
अकाउंट शायद आपको अलाउ करता हो बट इनकम टैक्स आपको अलाउ नहीं करेगा, ऐसे एक्सपेंडिचर को यहां पे हम ऐड करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कैलकुलेशन में। लेस एक्सपेंडिचर अलाउेबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होगा कि अकाउंटिंग कभी कभी आपको वो एक्सपेंडिचर को डेबिट करने की बात ना करता हो बट इनकम टैक्स स्पेसिफिकली आपको वो डिडक्शन अलाउ करता हो। अब समझे अकाउंट्स क्या कहता है कि समझो कोई कैपिटल एसेट आप परचेस करोगे उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। प्लीज समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। अकाउंटिंग क्या कहता है कि कोई भी कैपिटल एसेट आप परचेस करोगे उसके ऊपर क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डेप्रिसिएशन। बट इनकम टैक्स की कोई कोई सेक्शंस ऐसी है, सपोज आपने ये प्रॉफिट कंप्यूट किया है 30 लाख रुपीस का, तो हमारा स्टार्टिंग कहां से होगा, एनपीएस पर पीएनएल विच इज 30 लाख रुपीस, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी क्या होगा फ्रेंड्स, अकाउंटिंग कहता है कि कैपिटल एसेट परचेस करो, फिक्स एसेट परचेस करो, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन आप यहां पे डेबिट करो, ये हमारा डेप्री आपको यहां पे डेबिट करने को मिलेगा। इनकम टैक्स कहता है सर्टेन सिनेरियो में, सर्टेन सिचुएशंस में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपकी फिक्स एसेट है, उसका फुल डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बाप रे बाप, पता चला अकाउंटिंग क्या बोलेगा, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्री क्लेम करो, कैपिटल एसेट के ऊपर डेप्री क्लेम करो। इनकम टैक्स कहता है ना ना फुल अलाउ हो जाएगा। कोई बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, कोई एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स ऐसे अलाउंस, इनकम टैक्स ऐसे बेनिफिट्स आपको ग्रांट कर सकता है फ्रेंड्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो यहां पे डेबिट नहीं हुआ है वो आप यहां पे डेबिट करोगे तो ऐसे एक्सपेंडिचर है, ऐसे कोई डिडक्शन है जो यहां पे आपने डेबिट नहीं की है अकाउंट्स के हिसाब से, वो यहां से लेस होंगे। पता चला दो इंपैक्ट। नंबर 1, हमने स्टार्टिंग कहां से करना है, हमको स्टार्टिंग कहां से करना है, इट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला एडिशन कौन सा, एक्सपेंडिचर जो अलाउ नहीं होंगे एज पर इनकम टैक्स, जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होंगे एज पर इनकम टैक्स, उसको यहां से ऐड करेंगे। एंड जो भी एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ होंगे, स्पेसिफिकली अलाउ होंगे, उसको यहां से लेस करेंगे, जिसकी इंपैक्ट यहां पे आई नहीं है। अब समझ रहे फ्रेंड्स धीरे धीरे। नेक्स्ट आगे देखो फ्रेंड्स क्या होगा, लेस इनकम क्रेडिटेड। अभी बात आई इनकम साइड की, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होगा बताए, इनकम टैक्स बोलेगा कि ये आपका जो भी इनकम है वो एग्जम्प्ट है। लेट अस हम बात करें, मेरा एग्रीकल्चर बिजनेस भी है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है, मेरा ट्रेडिंग बिजनेस भी है, मैं एसएससी एक ही हूं, तो मैंने बनाया होगा कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स मैंने एग्रीकल्चर इनकम यहां पे क्या की होगी, क्रेडिट। ओके, लेट अस से विनिंग फ्रॉम लॉटरी मैंने यहां पे क्या की होगी, क्रेडिट। ओके, सपोज मेरा प्रॉफिट यहां पे कितना है, एग्जांपल के तौर पे 30 लाख ऑफ रुपीज, तो बिजनेस प्रॉफिट का कैलकुलेशन मैं शुरू कहां से करूंगा, फ्रॉम 30 लाख। बट फ्रेंड्स उसमें से एग्रीकल्चर इनकम है ना, वो तो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस इनकम को यहां से मैं लेस करूंगा। सपोज 10 लाख रुपीज है तो यहां से मैं लेस कर दूंगा, बिकॉज इस एलिमेंट के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे सम इनकम टैक्स, तो ये सिंपल ये यहां से उसको लेस कर दूंगा। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स विनिंग फ्रॉम लॉटरी। फ्रेंड्स ये कौन से हेड को बिलोंग करती है, शायद आपने देखा होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो दिस income does not belong to this head of income which is PGBP, it belongs to some other head of income which is income from other source। तो सपोज ये 2 लाख रुपीज हो तो यहां से मुझे लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये इनकम इस हेड को नहीं रिप्रेजेंट करती और इस हेड में नहीं उसका कंप्यूटेशन होगा, उसका कंप्यूटेशन एक सेपरेट हेड पे होगा, तो उसको यहां से मुझे निकालना पड़ेगा। पता चला फ्रेंड्स कैसे कैलकुलेशन होगा पूरा। नंबर 1, हमारा कंप्यूटेशन हमको शुरू करना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें जो भी एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो यहां पे डेबिट हो चुके हैं बट इनकम टैक्स उसको डिसअलाउ करता हो, तो उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो इनकम टैक्स स्पेसिफिकली अलाउ करता हो, जो आपने यहां पे डेबिट नहीं किया है, उसको मुझे यहां से वापस एक बार अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ का मतलब लेस करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है और इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं है और इस हेड को बिलोंग नहीं करती, कोई अदर हेड को बिलोंग करती है, उसको यहां से मुझे लेस करना पड़ेगा। ये जो लेस किया अदर हेड ऑफ इनकम, वो मुझे अदर हेड में ऐड कर देना पड़ेगा। सपोज मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा तो उसमें मुझे उसका एडिशन करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स लास्ट एडजस्टमेंट जो हमारे पास होगा इस पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉफिट्स को कंप्यूट करने का, इट वुड बी डीम्ड इनकम। ये क्या है बाद में समझाऊंगा जब हम इसके प्रोविजंस को एग्जैक्ट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स हर एक के प्रोविजन से, ये मैं आपको ग्लिम्स बता रहा हूं, एक बर्ड व्यू ले रहे हैं कि क्या आपके साथ होने जा रहा है। इसके हर एक के जबरदस्त इन डिटेल प्रोविजन है। या कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जो अलावेबल नहीं है,
कौन से ऐसी इनकम है जो आप लेटर से यहाँ पे टैक्सेबल नहीं करोगे और अदर हेड को बिलोंग करती है? कौन सी डीम्ड इनकम आपकी है? इसके इन डेप्थ इन डिटेल जबरदस्त इंटरेस्टिंग प्रोविजंस है। लाइन सर हमारे पास फ्रेंड्स उसके प्रोविजन है, उसकी चिंता नहीं हमको, बट एक बर्ड व्यू लेने का, एक ओवरव्यू लेने का हमने ट्राई किया कि आपकी इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, एक बार स्टार्ट कर दे। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा स्टार्टिंग होगा। उसमें फ्रेंड्स ऐसे जो भी एक्सपेंडिचर होंगे जो आपने डेबिट कर दिए होंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट इनकम टैक्स उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको हम बोलो ऐड करेंगे। परफेक्ट। नंबर 2 फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर जो इनकम टैक्स आपको स्पेसिफिकली अलाउ करता हो, बट इफ यू हैव नॉट डेबिटेड दैट एक्सपेंडिचर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसको हम यहां से हम प्रॉफिट में से लेस करेंगे बिकॉज वो स्पेसिफिकली अलाउ हुआ है। क्रेडिट से हटाओ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। जैसे कोई भी इनकम होगी जो टैक्सेबल नहीं है और कोई अदर हेड को बिलोंग करती है, तो इस प्रॉफिट में से हम उसको लेस करेंगे। एंड कोई भी डीम्ड इनकम होगी उसको भी यहां पे क्या करने वाले हैं? ऐड। तो एक रफ व्यू लिया फ्रेंड्स हमने। इसके इन डिटेल क्वेश्चंस है। इन डिटेल पहले तो प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे, बाद में इन डिटेल इसके क्वेश्चंस होंगे, लेंथी क्वेश्चन स्लाइड होंगे, उसको हम समझेंगे तब एग्जैक्ट पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैसे गवर्न होता है, एग्जैक्टली इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। बट एक रफ व्यू मैंने आपको देने का ट्राई किया फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन। फ्रेंड्स मेरा प्रॉफिट कैश में हुआ कि काइंड में हुआ, उससे मुझे टैक्सेबिलिटी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझो, my profit even if it is in kind it is chargeable to income tax। एग्जांपल के तौर पे मैं कोई क्लाइंट के लिए इनकम टैक्स का केस लड़ने गया ट्रिब्यूनल में। ओके, तो फ्रेंड्स वो क्लाइंट ने मुझे क्या किया पता है? मुझे कैश नहीं दी, मुझे क्लाइंट ने कंसीडरेशन में उसकी मर्सिडीज कार दी थी। क्या मुझे उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा? सर 1 भी रुपए के कैश नहीं मिली है सर, नॉट अ सिंगल रुपी ऑफ कैश आई एम रिसीविंग अ मर्सिडीज कार। क्या वेदर आई एम लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन दैट रेम्यूनरेशन और दैट कंसीडरेशन व्हिच इज इन काइंड? लोग कहता है कैश काइंड में शायद तू फर्क करता हो असेसी, बट हम उसके ऊपर फर्क नहीं करते। बोथ आर सब्जेक्ट टू लायबल फॉर इनकम टैक्स। दोनों के ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। कैश हो तो भी इनकम टैक्स पे करो, कंसीडरेशन काइंड में होगा तो भी उसके ऊपर आपको पर्टिकुलर इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी, जीएसटी भी लगेगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स कैपिटल रिसीट्स। रिसीट्स विच आर ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल इन नेचर, दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। उसके ऊपर में हमको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आती नहीं है। सर कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है, थोड़ा डिस्कशन हमको लेटर ऑन हम उसके ऊपर करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके ऊपर वापस एक बार क्लैरिटी तब आपको ज्यादा बिल्ट होगी। अभी इतना समझो, जो रेवेन्यू रिसीट्स है उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स पे करना है, कैपिटल रिसीट्स के ऊपर हमको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल्स बाद में। वॉलंटरी रिसीट्स। फ्रेंड्स देखो, क्लाइंट ने मुझे बोला था कि 1 लाख रुपए वो मुझे देगा जो मैं केस जीत जाऊंगा, तो 1 लाख रुपए मुझे मिलेंगे केस जीत जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं केस जीत गया। 1 लाख रुपए तो उसने दिए ही दिए, प्लस क्या किया पता है? उसने उसका जो बंगलो था ना फ्रेंड्स, उसने उसका जो बंगलो था वो मेरे नाम कर दिया। गजब हो गया। नक्की नहीं हुआ था कि वो बंगलो मेरे नाम करने वाला है, बट इतना फिदा हो गया मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर जो मैंने लेटर से ट्रिब्यूनल में किया था, खुश हो गया। 1 लाख रुपए तो दिया ही दिया, बस उसका बंगलो भी उसने मेरे नाम कर दिया। क्या कह रहे फ्रेंड्स? दोनों के ऊपर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली यस, इट इज वॉलंटरी रिसीट्स। नक्की नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में नक्की नहीं हुआ था कि वो मुझे बंगलो देगा, बट खुश होकर बंगलो दे दिया, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली यस। दिस रिसीट्स आर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, गजब लीगलिटी ऑफ इनकम। जब हम स्पेसिफिकली गुजरात की बात करें तो फ्रेंड्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज जनरली बैन फॉर इट्स सेल। बट सपोज मैंने रईस मूवी देखा, रईस मूवी आपने देखा फ्रेंड्स, वो शाहरुख खान वाला। तो फ्रेंड्स मैंने रईस मूवी देखा, मैं थोड़ा इंस्पायर हो गया, एग्जांपल के तौर पे लीकर का बिजनेस मैंने शुरू किया। कोई पुलिस को ये वीडियो मत बताना फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दो। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने लीकर का बिजनेस शुरू किया फ्रेंड्स। ओके, लीकर को तो टच भी नहीं किया फ्रेंड्स मैंने आज तक, बट एग्जांपल के तौर पे लीकर का बिजनेस सपोज मैंने शुरू किया। तो क्या गुजरात में लीकर सेल करना लीगल है? एब्सोल्युटली ना, वो इलीगल एक्टिविटी है। मैंने प्रॉफिट कमाया 50,000 करोड़, इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी? चलो मैं ड्रग्स में डील करता हूं जो तो पूरे वर्ल्ड में बैन है, बट उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आएगी? क्या कहता है आपका दिल? इसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स भरना होगा? क्या भरना पड़ेगा इनकम टैक्स? तो कहता है लीगल आपकी इनकम हो कि इलीगल आपकी इनकम हो, उससे नहीं फर्क पड़ेगा आपको, बिकॉज इट इज नॉट लीगल इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट इज जस्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपका बिजनेस लीगल हो कि इलीगल हो, मेक्स नो डिफरेंस टू अस। इसके ऊपर एब्सोल्युटली आपको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली है।
आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर पकड़ेंगे कैसे? तो मैं क्या कहता हूं कि जब ऐसी एक्टिविटी करने के लिए आप आइडेंटिफाई होके पकड़े जाते हो तो पुलिस आपके पीछे होगी, उसके पीछे इनकम टैक्स वाले होंगे कि प्रॉफिट कमाया है, भरो टैक्स। बोलो पता चला। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट कैश में हो के काइंड में हो, इनकम टैक्स पे करना है। कैपिटल रिसीट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। इसके एग्जांपल्स बाकी चिंता ना करो। वॉलंटरी रिसीट्स, क्लाइंट खुश होकर मुझे जो वॉलंटरी रिसीट देता है, चलो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपसे फीस चार्ज की होगी एग्जांपल के तौर पे 5 लाख रुपए, एग्जांपल के तौर पे आपने मुझे जो फीस का पेमेंट किया उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। बट बाद में आपका रिजल्ट आया, आपके ये पर्टिकुलर टैक्सेशन में जीएसटी प्लस डीटी के टोटल मिला के 100 में से 110 मार्क आ गए। आपके पेरेंट्स खुश हो गए, आपके घर पे मुझे बुलाते हैं एंड बाद में सोने का हार देते हैं। पता चला क्या हुआ? क्या उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? एब्सोल्युटली यस, इट इज वॉलंटरी रिसीट्स बट सब्जेक्ट टू व्हाट? इनकम टैक्स। एंड वेदर योर इनकम इज लीगल और इलीगल मेक्स नो डिफरेंस फॉर इट्स टैक्सेबिलिटी, बोथ आर सब्जेक्ट टू व्हाट? इनकम टैक्स। डन? बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं फ्रेंड्स धीरे धीरे। नाउ आता है क्वेश्चन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स देखो, हमारे वहां पे 2 मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जो हम फॉलो कर सकते हैं। लॉ ने हमको ऑप्शन दिया है। फर्स्ट इज फ्रेंड्स कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड इज फ्रेंड्स मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल वर्ड्स में इट इज अक्रूवल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, लॉ कहता है जब इनकम टैक्स की बात आती है, दोनों के दोनों अलाउड है, कोई भी तुम फॉलो कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन के मर्केंटाइल ही फॉलो करना पड़ेगा, कैश ही फॉलो करना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। आप चाहो वो सिस्टम फॉलो कर सकते हो, अक्रूवल भी फॉलो कर सकते हो, कैश भी फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट फ्रेंड्स, कैश फॉलो किया तो कंसिस्टेंटली कैश फॉलो करना होगा, अक्रूवल फॉलो किया तो कंसिस्टेंटली अक्रूवल फॉलो करना होगा। शादी जैसा है फ्रेंड्स, आप तोड़ नहीं सकते, बंधन हो जाएगा आपका, ये तोड़ नहीं सकते फ्रेंड्स, निभाना ही पड़ेगा फॉर श्योर। अक्रूवल तो अक्रूवल, कैश तो कैश। शादी करने के पहले नक्की कर लो करना किसके साथ है शादी, बाद में बंधन टूटेगा नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे डिवोर्स वर्ड पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अकाउंटिंग 2 मेथड से कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। बट फ्रेंड्स, जब भी आप अपना अकाउंटिंग करोगे, मतलब जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखोगे, सम आईसीडीएस आर देयर। जैसे फ्रेंड्स अकाउंट्स के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, एएस आर देयर। वैसे फ्रेंड्स इनकम टैक्स में इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा लिस्ट है, सिमिलरली हमारे पास आईसीडीएस है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। 1 to 10 आईसीडीएस अब तक हमारे पास नोटिफाइड अवेलेबल है, कि आपको फॉलो करने होंगे व्हाइल यू आर कंप्यूटिंग व्हाट? योर इनकम। फ्रेंड्स, हर एक आईसीडीएस को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे सीए फाइनल में। यहाँ पे खाली ग्लिम्स लेना, बहुत अच्छे आईसीडीएस है, नाम बहुत अच्छा रखा है, बस हमारे लेवल के ऊपर इतना काफी है। एक झलक लेने दो लो फ्रेंड्स। अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए आईसीडीएस 1, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में आपका इनकम को कैसे आप बुक करोगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इंपैक्ट आपके प्रॉफिट्स के ऊपर क्या आएगी, गवर्नमेंट ग्रांट की इंपैक्ट क्या आएगी, सिक्योरिटीज, बोरोइंग कॉस्ट, प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट्स, ये सारे आईसीडीज आपको फॉलो करने होंगे जब आप इनकम टैक्स के लिए आप प्रॉफिट्स को कंप्यूट करोगे, इनकम टैक्स के लिए आप ये सब सारा टोटल इनकम को कैलकुलेशन करोगे फ्रेंड्स। तो ये आईसीडीज आपको फॉलो करने हैं जब आप इनकम टैक्स के लिए इनकम का कंप्यूटेशन करोगे फ्रेंड्स। हम पूरे चैप्टर को अकॉर्डिंगली पढ़ने वाले हैं, अलग पार्ट्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें से फर्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बरोबर समझना फ्रेंड्स। फर्स्ट क्या होगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से हमको कौन से एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे, डिडक्शन उसका मिलेगा, परमिसिबल डिडक्शन, ये डिडक्शन मिलेगा, वो डिडक्शन मिलेगा, ऐसा इन डिटेल डिस्कशन हमारा होगा सेक्शन 30 to 37 विच इज एडमिसिबल डिडक्शंस और परमिसिबल डिडक्शंस। तो कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जो आपको अलाउ परमिसिबल है, उसका इन डिटेल डिस्कशन हमारा इस सेक्शंस में होगा 30 to 37। ये हमारा फर्स्ट फेज। फिर हमारा सेकंड फेज होगा इम्परमिसिबल डिडक्शंस विच इज सर्टेन ऐसे डिडक्शन है जो अलाउ नहीं होंगे, नहीं होंगे, मतलब ऐसे सर्टेन डिडक्शन है जिसका डिसअलाउंस होगा, ऐसे सर्टेन एक्सपेंडिचर्स होंगे जिसका डिसअलाउंस होगा, जिसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। मतलब
अकाउंट्स के हिसाब से, शायद आपने डेबिट करके रखा हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट लॉ कहता है ना डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे डिसअलावेंसेस है जो मैंने छोटा सा एक ब्रीफ आपको कर दिया था, विच इज 10,000 रुपीज के ऊपर का आपका कैश पेमेंट होगा, वो डिसअलाउ, डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है। उसकी दो सेक्शन 40 कैपिटल ए, तो दो पार्ट्स में ये हमारा सेकंड सेगमेंट डिवाइडेड है, विच इज डिसअलावेंसेस, inadmissible deductions or expenses payment not deductible in certain circumstances. ओके हमारा थर्ड फेज होगा विच इज प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स सेक्शन 41, जिसको बोलेंगे प्रिजम्पटिव इनकम, ऐसा बोल सकते हैं। फ्यू प्रोविजंस आर देयर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट होगा फ्रेंड्स हमारे अदर प्रोविजंस, छोटे छोटे जो रिमेनिंग प्रोविजंस है उसको हम लास्ट फेज में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। डन, तो ये चार पार्ट्स में मेजोरिटी हमारे चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स हमने। फर्स्ट इज एडमिसिबल डिडक्शंस सेक्शन 30 to 37, बाद में होगा फ्रेंड्स हमारे पास इम्परमिसिबल डिडक्शंस का बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन, सेक्शन 40 कैपिटल है। बाद में प्रॉफिट्स विच आर चार्जेबल टैक्स, जिसको प्रिजम्पटिव इनकम बोल सकते हैं, विच इज सेक्शन 41, एंड रेस्ट रिमेनिंग अदर प्रोविजंस विल बी डिस्कस्ड इन लास्ट फेज विच इज अदर प्रोविजंस चैप्टर, और लेट अस से फेज 4। क्लियर फ्रेंड्स? डन। तो हमारा डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर फर्स्ट फेज विच इज एडमिसिबल डिडक्शंस। हाय फ्रेंड्स, पीजीबीपी का हार्ट, सबसे अमेजिंग, सबसे फैब्युलस, जबरदस्त प्रैक्टिकल फ्रेंड्स, लाइफ में क्या गजब गजब काम आएगा ये कंटेंट, आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स। इट इज परमिसिबल डिडक्शंस सेक्शन 30 to 37। फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करो, जॉब करो कुछ ना करो, तो भी ये डेफिनेटली लाइफ में काम आएगा ही आएगा फ्रेंड्स। आपका पर्सनल रिटर्न भी आप फाइल करेंगे खुद से, तभी भी ये डिडक्शंस का क्वेश्चन आएगा। तो कौन से डिडक्शंस इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है, कौन से डिडक्शंस में डिसअलाउंसेस आएंगे, वो एक सेपरेट डिस्कशन है, बट कौन से डिडक्शंस आपको इनकम टैक्स अलाउ करता है, कौन से एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर पाएंगे, उसका इन डेप्थ थरल डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, विच इज डिफरेंट 13 एक्सपेंडिचर जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, विच इज फ्रेंड्स परमिसिबल डिडक्शंस सेक्शन 30 to 37। है क्या ये एग्जैक्टली फ्रेंड्स? देखो इनकम टैक्स के हिसाब से मैंने बनाया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कौन से एक्सपेंडिचर मुझे अलाउेबल है, कौन से डिडक्शंस मैं यहाँ पे एज एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाऊंगा, वो इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स थोड़ा ऑब्वियसली वेरी होने वाला है। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स कौन सी डिडक्शंस को अलाउ करता है उसका इन डेप्थ डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, विच इज सेक्शन 30 to 37, विच इज, इसका नाम ऐसा भी है एडमिसिबल डिडक्शंस, इसका नाम ऐसा भी है परमिसिबल डिडक्शंस। बोलो क्लियर? डन। ओके 13 अलग एक्सपेंडिचर्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर पाएंगे, आप पीएनएल में उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाएंगे, वो कौन सा? शुरुआत हमारा फर्स्ट ओवर, फर्स्ट बॉल मैच का क्या है, चेक करो फ्रेंड्स। रेंट, रेट्स, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग सेक्शन 30। अभी देखो फ्रेंड्स, आपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग परचेस किया, बिजनेस पर्पस के लिए बिल्डिंग रेंट पे लिया, लीज पे लिया, तो फ्रेंड्स उसका आप जो रेंट पे करेंगे, खुद का है तो रेंट पे करने की ऑब्वियसली कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ओके, रेट्स मतलब उसका जो भी टैक्सेस का पेमेंट करोगे, मतलब उसका म्युनिसिपल टैक्स होगा, उसका आपने पेमेंट किया। फ्रेंड्स आपके बिल्डिंग को कभी कभी लेटर से डैमेज हुआ, कलर बिगड़ गया और उसको प्लस माइनस थोड़ा भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी, तो उसका रिपेयर्स आपने करवाया। फ्रेंड्स बिल्डिंग का होता है इंश्योरेंस, तो फ्रेंड आपने जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग को सिक्योर करने के लिए पे किया, वो सारा बिजनेस पर्पस के लिए है। इट इज एब्सोल्युटली बिजनेस एक्सपेंडिचर, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिंदास डेबिट कर पाएंगे, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 30, विच इज रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे होंगे, उसका यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे आप? डिडक्शन। बोलो क्लियर? डन, एकदम सिंपल, बस डिडक्शन खत्म हुआ। डन, ये सिंपल था, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब पता चलता जाएगा फ्रेंड्स। डन, चलो नंबर 2, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दो। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड करंट रिपेयर्स। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, रिपेयर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स रिपेयर्स ऐसा हो सकता है जो कैपिटल नेचर का हो, रिपेयर्स ऐसा भी हो सकता है जो रेवेन्यू नेचर का हो। कैपिटल नेचर का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? वो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स ये आपका बिल्डिंग था, ओके, ये बिल्डिंग था, उसमें आपने कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवाया जिसका नाम आपने रिपेयर दे दिया। जो आपने नया कंस्ट्रक्शन करवाया उसका नाम आपने क्या दे दिया? रिपेयर्स। तो वो फ्रेंड्स रिपेयर्स है, बट वो कैपिटल नेचर का हो गया, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 30। हाँ चिंता ना करो, इसके ऊपर आप क्या क्लेम कर पाएंगे? डेप्रिसिएशन।
अब समझे, इसका डिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज उसके ऊपर क्या क्लेम कर पाएंगे आप? डेप्रिसिएशन, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर पाने वाले हो। तो चेक करो, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, रिपेयर्स का डिडक्शन आपको डेफिनेटली बेसिस के ऊपर अवेलेबल होगा, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं, उसमें कोई डायलेमा नहीं है। बट वो जो फ्रेंड्स कैपिटल नेचर का होगा तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करेंगे, उसके ऊपर आप क्या क्लेम कर सकते हो? डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स जो रेवेन्यू नेचर का होगा उसको आपको फुल डिडक्शन अवेलेबल उसके ऊपर आपको होने वाला है। फ्रेंड्स फर्स्ट है हमारे पास, इट इज रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। फ्रेंड्स 4 एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। देखो, रेंट, अभी आपका खुद का बिल्डिंग है तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये एलिमेंट पिक्चर में नहीं आएगा, आप ऑब्वियसली रेंट नहीं पे करेंगे। बट आपने बिल्डिंग जो आप अभी बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो वो रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, तो अब जो भी रेंट पे करोगे उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने इनकम टैक्स के हिसाब से प्रिपेयर किया होगा उसको यहाँ पे डेबिट कर पाएंगे, उसका आप क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। पता चला फ्रेंड्स, एकदम डन, सिंपल। बिजनेस पर्पस के लिए आपको बिल्डिंग जो भी यूज करना है, ऑफिशियल यूज जो भी करना है, उसका जो भी आपने रेंट का पेमेंट किया होगा उसका डिडक्शन डेफिनेटली आपको यहाँ पे एज अ अलाउएबल डिडक्शन अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स रेट्स का मतलब टैक्सेस। आप जो भी फ्रेंड्स टैक्सेस का पेमेंट करोगे, लेट अस से म्यूनिसिपल टैक्स का आपने पेमेंट किया, फ्रेंड्स कमर्शियल बिल्डिंग होगा तो म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट आपने जो भी किया होगा बिजनेस पर्पस के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए, डेफिनेटली आप उसको यहाँ पे डेबिट कर पाएंगे, उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? यहाँ पे डिडक्शन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स रिपेयर्स। अब ये रिपेयर्स है ना, थोड़ा अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स। देखो, मेरा बिल्डिंग कोई जगह पे डिस्ट्रॉय हो गया, उसको वापस और कोई जगह पे बेचारा डैमेज हो गया, तो उसको वापस ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए मैंने रिपेयर्स करवाया, तो रिपेयर्स का डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। बट फ्रेंड्स ना, रिपेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। रिपेयर्स हमारा कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, रिपेयर्स हमारा फ्रेंड्स रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है। कैपिटल नेचर होगा ना फ्रेंड्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो अमाउंट को हम कैपिटलाइज करेंगे, वो हमारी फिक्स्ड असेट क्रिएट होगी, तो इसका डिडक्शन आपको सेक्शन 30 में अवेलेबल नहीं होगा। अब समझे, जो यहाँ पे रिपेयर्स की बात हो रही है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, जो आपने रेवेन्यू नेचर का रिपेयर करवाया वो यहाँ पे कवर्ड है, उसका भी यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। मैं रिपीट करूंगा, जो रेंट है फुल्ली अलाउड है डिडक्शन, कोई चिंता नहीं, यहाँ पे फुल्ली डेबिट कर दो बिंदास। टैक्सेस जो भी आपने पे किया, म्यूनिसिपल टैक्स जो भी आपने पे किया उसको यहाँ पे डेबिट कर दो फुल्ली, कोई चिंता नहीं, इट इज अलाउएबल डिडक्शन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स रिपेयर्स। अभी जब रिपेयर्स की बात है तो फ्रेंड्स रिपेयर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज ऑफ कैपिटल नेचर, सेकंड इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। जो यहाँ पे रिपेयर्स की बात हो रही है इट इज रेवेन्यू नेचर का मतलब जो भी आपका रेवेन्यू नेचर का रिपेयर्स है उसको भी यहाँ पे डेबिट कर दो फुल्ली, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फुल्ली इट इज अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। बट फ्रेंड्स जो आपका रिपेयर्स कैपिटल नेचर का है तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करेंगे, उसको फिक्स एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे, तो उसका डिडक्शन फुल्ली यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। सर ये तो चीटिंग हुई, रेवेन्यू अलाउड कैपिटल नॉट अलाउड। चिंता ना करो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्या क्लेम कर पाएंगे? डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो फ्रेंड्स ये फुल्ली अलाउ नहीं होगा बिकॉज इसकी यूटिलिटी मोर देन 1 ईयर के लिए है, इसका यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर के लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने सपोज एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया होगा, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन 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 अंडर सेक्शन 32 इन डेप्थ डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं, वो आपको अलाउ होने वाला है। मतलब वो फुल्ली अलाउ नहीं होगा, उसका डेप्री आपको अलाउ होगा। बट फ्रेंड्स जो आपका रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर का होगा ना तो फुल्ली डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। तो वो एक बार चेक कर लो, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स and current repairs of capital nature not to be allowed as deduction. Friends, if it is capital nature, no deduction will be allowed in relation to this expenditure, which is repairs. हाँ, but इसका क्या क्लेम कर पाएंगे? Depreciation. और यहाँ पे आप ऐड कर दो एक लाइन, depreciation will be allowed. Clear? Done. Last expenditure, it is friends insurance. Friends, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग बेचारा कोई नेचुरल कैलेमिटी के रीजन से बेचारा अनफॉर्चुनेटली डैमेज हुआ, कि वो बेचारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर सब रास्ते पे ना जाओ उस इंटेंशन से लेट अस आप इंश्योरेंस लेंगे, उसका जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करेंगे फ्रेंड्स उसका आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। क्लियर? एकदम सिंपल, डन। तो बिल्डिंग जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो फ्रेंड्स, उसका जो भी आपने रेंट पे किया होगा, उसका जो भी आप टैक्सेस का पेमेंट करोगे, उसका जो भी आपने करंट रिपेयर्स मतलब रेवेन्यू नेचर का रिपेयर्स करवाया, उसका भी यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। एंड जो फ्रेंड्स इंश्योरेंस होगा, जो बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया होगा, उसका भी यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल था। वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग के 4 एक्सपेंडिचर, रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। फ्रेंड्स आपके बिल्डिंग में क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी।
ये 1 मिनट में पढ़ रहा हूं फ्रेंड्स, चिंता ना करो। आपके बिल्डिंग में क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी। आपके बिल्डिंग में क्या होगा? फर्नीचर। क्यों? उसका रिपेयर्स नहीं होगा। पता चला क्यों? उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसका मैंने रिपेयर्स करवाया, तो उसका मैंने इंश्योरेंस पे किया, तो ये भी आपको क्या मिलने वाला है? डिडक्शन। का मतलब आपके बिल्डिंग में बिजनेस पर्पस के लिए आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करके रखी है, लेट अस आपने एसी परचेस करके रखा है, लेट अस आपने कंप्यूटर्स परचेस करके रखे हैं, लेट अस आपके पास बहुत सारा बिजनेस फर्नीचर है, तो फ्रेंड्स उसको कोई डैमेज हुआ तो वो डैमेज को कवर करने के लिए आप क्या करवाओगे? रिपेयर्स। आप उसको कुछ नुकसान ना हो जाए और उसको नुकसानी का लेटर से पूरे बर्डन आपके ऊपर ना आ जाए, उसके लिए आपने उसका क्या लिया है? इंश्योरेंस। आप क्या पे कर रहे हो? उसका इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहां पे उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल। तो फ्रेंड्स आगे फर्स्ट नंबर में सेक्शन 30 में किन की बात की? बिल्डिंग का रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। यहाँ पे बात हो रही है प्लांट एंड मशीनरी की, यहाँ पे बात हो रही है फर्नीचर की। सेक्शन बदल गई है, इट इज सेक्शन 31। यहाँ पे जो भी आपने उसका रेंट का पेमेंट किया होगा, जो भी आपने इसका इंश्योरेंस का लेटर से प्रीमियम पे किया होगा, उसका भी यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। चेक करो फ्रेंड्स ध्यान से। वापस एक बार, रिपेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है फ्रेंड्स। जो रिपेयर्स आपका कैपिटल नेचर का है ना, रिपेयर्स इफ इट इज ऑफ कैपिटल नेचर, तो फ्रेंड्स इसका आप डिडक्शन सेक्शन 31 में नहीं क्लेम कर पाएंगे, उसका आप क्या क्लेम कर पाएंगे? डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। इतना हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। हाँ, रेवेन्यू नेचर का होगा फुल डिडक्शन, आपको सेक्शन 31 ही अलाउ करने वाला है। डन? चेक कर लो फ्रेंड्स एक बार। करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन, बट चिंता ना करो, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अग्री, नो प्रॉब्लम, बट डेप्रिसिएशन will be allowed। बोलो क्लियर फ्रेंड्स? डन? चकाचक। तो फ्रेंड्स बात आई बिल्डिंग की। बिल्डिंग का बोलो रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर का, अलाउड एज डिडक्शन। जब बात आती है हमारे प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर की, उसका उसका रिपेयर्स, उसका इंश्योरेंस, इट विल बी अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। बोलो क्लियर? आपके मन में शायद ऐसा डाउट आता होगा, सर आगे जब बिल्डिंग की बात आई ना, आपने 4 टर्म्स बताए, रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। बिल्डिंग का चारों 4 एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको अवेलेबल अलाउ हो जाएगा। बट सर प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर की बात आई ना, तो खाली रिपेयर्स की बात आई, खाली इंश्योरेंस की बात है। जो टैक्सेस तो यहाँ पे ऐसा होंगे नहीं, तो चिंता नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स ऐसा कोई टैक्स फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के ऊपर लगा, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, तो टैक्सेस तो भूल जाओ, बट व्हाट अबाउट रेंट? मैंने कभी कोई मशीनरी रेंट पे ली, इट इज सो पॉसिबल। तो फ्रेंड्स जो मैं रेंट पे करूंगा उसका क्या? चिंता ना करो फ्रेंड्स, इसका डिडक्शन आगे जाके आपको मिलेगा, विच इज सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। तो फ्रेंड्स ये भी आपको डिडक्शन के तौर पर लाभ हो ही जाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं है, पर सेक्शन खाली रेफरेंस बदल जाएगा, इट इज सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। सर क्यों पीछे सेक्शन है? अरे सेक्शन पीछे तो क्या कर सकते हैं हम, 2 में ही है ना, क्या चिंता करने की जरूरत है फ्रेंड्स? क्लियर? डन? तो फ्रेंड्स बिजनेस पर्पस के लिए आपने बिल्डिंग को यूज किया है, बिजनेस पर्पस के लिए आपने प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर को यूज किया है, उसका जो भी इफेक्टिवली ओवरऑल देखा जाए तो रेंट आपने पे किया होगा, रिपेयर्स आपने करवाया होगा, इंश्योरेंस होगा, हाँ बट रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर का, आप उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। ओके चलो फ्रेंड्स, अभी ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग तो मैं यूज कर रहा हूं, बट है ना फ्रेंड्स, मैं बिल्डिंग जो यूज कर रहा हूं वो पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा हूं, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा हूं। ऐसा बिल्डिंग है जहां पर मैं रहता भी हूं, जहां पर बिजनेस एक्टिविटी भी करता हूं, तो डिडक्शन किसका मिलेगा? रिपेयर्स करवाया, रेंट का पेमेंट किया। चलो रेंट इज बेस्ट एग्जांपल, रेंट का मैंने पेमेंट किया, बट वो जो बिल्डिंग का मैं रेंट पे कर रहा हूं ना, उसका पर्पस मतलब बिल्डिंग का पर्पस खाली बिजनेस नहीं है, खाली ऑफिशियल नहीं है, मैं पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करता हूं, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर रहा हूं। किसका डिडक्शन मिलेगा? बोलो क्या कहना है? लॉ कहता है प्रीमाइसेस यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। अदर का मतलब क्या? ऑब्वियसली पर्सनल पर्पस के लिए। तो क्या करने का? लॉ ने बोला देख स्मिथ, इसका एक फेयर प्रोपोर्शन तो निकालने का ट्राई कर। मेरे को देखो, लगभग मैं बिल्डिंग की बात करूं ना तो मैं 40% पर्सनल यूज करता हूं, मैं 60% बिजनेस यूज करता हूं। कैसे निकाला? तो जनरली मैंने देखा तो मेरे 24 आवर्स में से मेरा बिजनेस पर्पस 60% होता है, मेरा पर्सनल पर्पस 40% होता है। ऐसा मैं फेयर प्रोपोर्शन अवेलेबल करूंगा, ऐसा फेयर प्रोपोर्शन मैं कैलकुलेट करूंगा। सपोज मैंने रेंट पे किया लेटर से 1 लाख रुपए का पर मंथ, तो लॉ कहता है देख इसमें से जो बिजनेस को प्रपोर्शन करेगा, इसमें से जो आपका रेंट बिजनेस को एट्रीब्यूट होता होगा, उतना रिडक्शन मुझे अवेलेबल अलाउ होने वाला है। मीनिंग दैट बाय 1 लाख का 60%, 60,000 क्या मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा? डिडक्शन। बोलो क्लियर? चकाचक। चेक करो फ्रेंड्स ध्यान से, वेयर प्रीमाइसेस आर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस
एंड पार्टली फॉर अदर पर्पजेस। तो क्या होगा, दोनों पर्पज है, बिजनेस भी है एंड लेट अस से आप चेक करो तो पर्सनल भी है, तो किसका डिडक्शन मुझे अलग होगा? तो कहता है ओनली अ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर attributable to that part of premises used for the purpose of business will be allowed as what? Deduction। का मतलब जो आपका 1 लाख का रेंट है वो बिजनेस को प्रोपोर्शन होता है, वो लेटर से जितना बिजनेस को अट्रीब्यूट होता है उतना ही आप क्या क्लेम कर पाएंगे फ्रेंड्स हमारे वहां पे? डिडक्शन। बोलो क्लियर? चकाचक, एकदम सिंपल। सिमिलरली जो बात आती है प्लांट एंड मशीनरी की, फर्नीचर की, उसमें भी सेम टू सेम प्रोविजन। तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पसेस। बोलो आंसर क्या लिखो? जो बिजनेस को प्रपोर्शन होता होगा उतना डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे ऐसा मेंशन कर देता हूं, रिलेटेड टू बिजनेस इट वुड बी व्हाट? अलाउड एज डिडक्शन। जो बिजनेस को प्रपोर्शन होता होगा, जिस बिजनेस को एट्रीब्यूट होता होगा, उसके आप क्या क्लेम कर पाएंगे फ्रेंड्स? डिडक्शन। बोलो क्लियर? 13 पॉइंट्स हमको अलग अलग डिस्कस करने हैं, जिसमें से 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए। फर्स्ट इज फ्रेंड्स रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, सेक्शन 30। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का रिपेयर्स इंश्योरेंस को, जो मैंने आपको बता दिया कि रेंट का डिडक्शन डेफिनेटली आपको अवेलेबल हो जाएगा। चिंता ना करो कि वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा, वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपको अलाउ होने वाला है। क्लियर? डन। एंड नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट, इट इज डेप्रिसिएशन, जिसका तो गजब इन डेप्थ डिस्कशन हम करेंगे, विच इज सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। गजब इन डेप्थ डिस्कशन इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स। परमिसिबल डिडक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे रेलेवेंट है वो है फ्रेंड्स हमारा डेप्रिसिएशन, विच इज कंटेन्ड इन सेक्शन 32। फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिकल भी जबरदस्त रेलेवेंस है। जैसे आप आर्टिकलशिप शुरू करोगे फ्रेंड्स, जो आप कैलकुलेशंस करोगे कंपनी के टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कंपनी का टैक्स पेबल के कोई भी असेसी का टैक्स पेबल, तो फ्रेंड्स ये पॉइंट डेप्रिसिएशन का ऑलवेज होने ही वाला है। इसका कैलकुलेशन आपको करना ही होगा फ्रेंड्स। डन। तो अकॉर्डिंगली आपका ध्यान जबरदस्त रखना। पीजीबीपी हेड मैंने पहले भी बताया, जबरदस्त प्रैक्टिकल हेड है, जबरदस्त आपको यूजफुल होगा फ्रेंड्स। क्लियर? डेप्रिसिएशन बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा परमिसिबल डिडक्शन। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है, ये डेप्रिसिएशन हम जो क्लेम करने जा रहे हैं, जिसका अकाउंट्स में बहुत बार डिस्कशन आपने किया ही होगा फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 से लेके अब सी इंटरमीडिएट तक पहुंचे हो तो बहुत बार डेप्रिसिएशन आपने ये वर्ड सुना होगा। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनकम टैक्स में जो आपको डेप्रिसिएशन अलाउेबल होगा, विच इज अंडर सेक्शन 32, वो फ्रेंड्स क्लेम करने के लिए कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है? मतलब मैं चाहूं तो क्लेम करूं, मैं ना चाहूं तो मैं ना क्लेम करूं, मेरी मर्जी। बोलो ऐसा होगा कि मैंडेटरी क्लेम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। लॉ कहता है इट इज कंपल्सरी टू क्लेम, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम। फ्रेंड्स आपके पास उसका कोई अल्टरनेटिव, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना ही पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना ही होगा। क्लियर? तो अभी देखो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने की बात आई चुकी है, तो हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने की, विच इज WDV, विच इज SLM, विच इज लेट अस से एन्युटी मेथड। बहुत सारी मेथड अपने अकाउंट्स में डिस्कस की होगी। बट फ्रेंड्स इनकम टैक्स कहता है कि इनकम टैक्स तो एक ही मेथड के ऊपर फोकस करेगा। बोले आपके पास SLM ने, WDV ने, एन्युटी ने, ये ने, वो ने, बहुत सारी मेथड्स आपके पास प्रैक्टिकली अवेलेबल हो सकती है, उसमें कोई हमको डाउट नहीं है। अकाउंट्स में डेफिनेटली अलग अलग मेथड के ऊपर हम रिकॉर्ड्स भी करेंगे, बट इनकम टैक्स कहता है ओनली वन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज व्हाट फ्रेंड्स? WDV। ओनली वन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज व्हाट फ्रेंड्स? WDV। हाँ, एक ऑप्शन, एक अल्टरनेटिव, एक उसका एक्सेप्शन है, विच इज पावर जनरेटिंग यूनिट्स, इसको बोलेंगे पावर यूनिट्स। उसके पास ऑप्शन है टू गो फॉर SLM, बट ये बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन है, मतलब जो हम डिस्कस करेंगे। बट जनरली हम क्या फॉलो करेंगे? WDV। मतलब 95% आप चेक करो तो इट इज WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वी आर गोइंग टू कंप्यूट अंडर हेड PGBP। डन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखना है हमको सेक्शन 32। सेकंड फ्रेंड्स हमको याद रखना है विच इज डेप्री का क्लेम जो हम करने जा रहे हैं वो कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? इट इज मैंडेटरी टू क्लेम व्हाट? डेप्रिसिएशन। ओके फ्रेंड्स देखो, अभी ये डेप्री क्लेम हमको करना है तो उसकी कोई कुछ कंडीशंस है जो हमको सेटिस्फाई करनी होगी, तब जाके डेप्रिसिएशन हमको अवेलेबल होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, सख्त ध्यान आपका इस चीज में रखना। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। क्या कहती है ये कंडीशंस एग्जैक्टली? आओ जरा फोकस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, the asset in respect of which depreciation is claimed
मस्ट बिलोंग टू आइदर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नेमली, मतलब जिस असेट के ऊपर फ्रेंड्स आप डेप्रिसिएशन क्लेम करने जा रहे हो, जिस असेट्स के ऊपर आप सेक्शन 32 का डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हो, वो इस कैटेगरी में से कोई जगह पे फॉल होती होनी चाहिए। कौन सी कैटेगरीज है आप जरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज बिल्डिंग, मतलब आप बिल्डिंग असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जा रहे हो। प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम ऐसे कैटेगराइज करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, इस असेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जा रहे हो। फर्नीचर, आप तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जा रहे हो, जिसको क्लासिफाई किया, कैटेगराइज किया एज व्हाट, टेंजिबल असेट्स। तो फ्रेंड्स टेंजिबल असेट में देखने के लिए जाए तो हमारे पास 3 असेट अवेलेबल हो गए। फर्स्ट इज बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी, देन फर्नीचर्स। क्लियर? तो ये टेंजिबल का एक हमारे पास सेगमेंट अवेलेबल हो गया। सेकंड इज फ्रेंड्स इनटेंजिबल असेट, जो आप चेक कर सकते हो, बीइंग इनटेंजिबल असेट्स। सर इनटेंजिबल असेट्स के ऊपर भी हमको डेप्रिसिएशन मिले? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कौन सी इनटेंजिबल असेट्स आ सकती है? विच इज नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। फ्रेंड्स हम सीए फाइनल में डिस्कस करेंगे कि आप जो गुडविल परचेस करते हो ना, आप जो गुडविल परचेस करेंगे उसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा। जजमेंट है फ्रेंड्स हमारे पास कि गुडविल इज आल्सो एलिजिबल और एलिजिबल फॉर व्हाट, डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स अब मेजर चेक करो तो आपकी एसेट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। बरोबर समझना है फ्रेंड्स आपको, आपकी एसेट्स को फ्रेंड्स हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। असेट बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टेंजिबल असेट्स एंड सेकंड इट इज फ्रेंड्स इनटेंजिबल असेट्स। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, वैसे आपके पता चलता जाएगा। फ्रेंड्स टेंजिबल असेट्स को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट आप चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स बिल्डिंग, देन इट इज फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी, एंड लास्ट क्या होगा उसमें, फर्नीचर। तो ऐसे अकॉर्डिंगली हमने 3 क्लासिफिकेशन टेंजिबल असेट्स के कर दिए, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एंड लास्ट कौन सा होगा हमारे पास, इंटेंजिबल असेट्स। तो कंडीशंस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कहती है कि आपकी जो भी असेट है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जा रहे हो, वो ये कैटेगरी में फॉल होती होनी चाहिए। फ्रेंड्स डन। चलो तो मुझे छोटी सी ये बात बताओ कि लैंड क्या इस सेगमेंट में कि इस कैटेगरी में कोई जगह पे फॉल होता है? ना ना ना। तो फ्रेंड्स लैंड ऐसी असेट होगी जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं होती, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर सकते नहीं हो। फ्रेंड्स इवन अकाउंट्स में भी हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते नहीं है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लाइव स्टॉक। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास एलिफेंट है, तो क्या उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर पाऊंगा? ना ना ना। क्यों ना? बिकॉज आपका जो भी लाइव स्टॉक है वो इस कैटेगरी में इस पर्टिकुलर जगह पे फॉल हो रहा नहीं। सर वो तो टेंजिबल असेट है। अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, भले टेंजिबल असेट हो बट टेंजिबल असेट को 3 पार्ट में क्लासिफाई करना होगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट इज बिल्डिंग, बोलो घोड़ा बिल्डिंग है, अरे ना। क्या प्लांट एंड मशीनरी है? अरे ना। फर्नीचर है? ना। इंटेंजिबल है? ना, वो तो दिखता है। तो मेरा कहना ऐसा है कि लैंड एंड लेट अस से जो भी हमारे पास लाइव स्टॉक है, these assets और these things are not eligible for what, depreciation, because वो ये कोई कैटेगरी में फॉलो हो रहे नहीं है। तो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो हमको चेक करनी है कि आपकी एसेट को यहां पे फॉलोइंग कैटेगरी में फॉलो होना पड़ेगा, बीइंग टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल होगा तो आइदर वो बिल्डिंग होगा, आइदर वो फर्नीचर होगा, और इट वुड बी व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन इज ओनरशिप क्राइटेरिया और उसका यूसेज क्राइटेरिया। ओनरशिप क्राइटेरिया, असेट मस्ट ओन, सॉरी असेसी मस्ट ओन द असेट होली और पार्टली, इन शॉर्ट इट इज ओनरशिप क्राइटेरिया। फ्रेंड्स देखो, असेट आपकी हो एंड डेप्रिसिएशन मैं क्लेम करूं, लॉजिकल नहीं है, इवन प्रोविजंस भी मना कर रहे हैं। फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए असेट की ओनरशिप आपके पास होनी जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मतलब आई मस्ट बी ओनर ऑफ द असेट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग व्हाट, डेप्रिसिएशन। अभी फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उसकी फुल ओनरशिप आपके पास नहीं है। एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स हमने एक बिल्डिंग परचेस किया, ओके, बिजनेस पर्पस के लिए हमने एक बिल्डिंग परचेस किया। अभी बिल्डिंग में हमारी ज्वाइंट ओनरशिप है, हम दोनों के दोनों उसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, उसके ऊपर लेट अस से हमारा जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होगा, कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगा, कि सर्विस प्रोविजन होगा, उसके ऊपर फ्रेंड्स कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब बिल्डिंग की बात आएगी, उसका 50% ओनर मैं हूं, उसका 50% ओनर आप हो। यू आर 50% ओनर, वी आर जॉइंट ओनर, एंड आई एम ऑल्सो व्हाट, 50% ओनर। तो लॉ कहता है इस केस में
जॉइंट ओनरशिप है मतलब को ओनरशिप है, मतलब मैं फुल ओनर नहीं हूं ना, आप फुल ओनर हो, तो भी डेप्रिसिएशन हमको अवेलेबल होगा। कितना होगा? सपोज एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग लेटर से 50 लाख रुपए का था, तो फ्रेंड्स 25 लाख के ऊपर आप डेप्री क्लेम करोगे, 25 लाख के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। दैट बट डेप्री मिलेगा, डेप्री क्लेम करने की हमको चिंता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, ओनरशिप आपकी होनी बहुत जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास फुल ओनरशिप हो फ्रेंड्स। ओके, इफ इट इज पार्ट ओनरशिप देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट? डेप्रिसिएशन। डन, आगे बढ़ो, जबरदस्त पॉइंट, बरोबर से बनता फ्रेंड्स। अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा प्रीवियस ईयर है 1920। डन, मैंने बिजनेस पर्पस के लिए कोई कार परचेस की थी, जो मैंने आपको सेल की। कब आपको सेल की? लेटर से मैंने उसको सेल किया 15 मार्च 2019 को, 15 मार्च 2020 को ये पर्टिकुलर कार को मैंने आपको सेल कर दिया। 15 मार्च 2020 को ये कार मैंने आपको सेल कर दी। अभी देखो क्या होगा, इसके डॉक्यूमेंट्स अभी भी मेरे नाम है। ये मैंने कार आपको सेल की है, तो अभी भी ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे थे। आप आरटीओ में गए, कब? आप आरटीओ में गए लेटर से 5 अप्रैल 2020 को। आप आरटीओ में कब जाते हो? इट इज ऑन 5 अप्रैल 2020 एंड इस दिन को कार जो मेरे नाम पे थी वो कैंसिल करके आप आपके नाम पे कर देते हो। पता चला व्हाट इज एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन? 15 मार्च को आपने मुझे पूरे पैसे दे दिए। मैंने आपको कार बेची थी 1.5 करोड़ रुपए में। ओके 1.5 करोड़ रुपए मैंने आपको कार बेची थी, आपने पूरे पैसे मुझे 15 मार्च को दे दिए थे। मीनिंग देयर बाय इट इज विच प्रीवियस ईयर? इट इज प्रीवियस ईयर 1920, जिसमें आपने मुझे पूरे पैसे दे दिए, मैंने आपको कार को सेल कर दिया। बट इसके रजिस्टर्ड ओनर आप कब बनते हो? इसके रजिस्टर्ड ओनर आप बनते हो इन प्रीवियस ईयर 2021। मीनिंग देयर बाय आपके नाम ये कार कब हो रही है? इट इज इन नेक्स्ट ईयर विच इज प्रीवियस ईयर व्हाट? 2021। मुझे छोटी सी बात बताओ, रादर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, वेदर यू विल बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन इन प्रीवियस ईयर 1920। कितना डेप्री मिलेगा वो सेकेंडरी मैटर है फ्रेंड्स, हम उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, पूरे प्रोविजन अभी डिस्कस करने बाकी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन मन में ऐसा आता है कि 1920 में आपने मुझे पैसे दे दिए थे, कार की आपको मिल चुकी थी, आपने कार 15 दिन फुल फ्लेज यूज भी की है, बिजनेस पर्पस के लिए आपने उसको यूज की है। क्या प्रीवियस 1920 में जब आप उसके रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो, बरोबर समझना, जब आप उसके रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो, क्या 1920 में उसका डेप्रिसिएशन आप कंप्यूट कर पाएंगे? आप कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या कहना है आपका? गेटिंग माय पॉइंट? और बी, प्रीवियस ईयर 2021 में आप उसके रजिस्टर्ड ओनर बन रहे हो, प्रीवियस ईयर 1920 में उसका रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो। रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे कब हो रहा है? इट इज 5 अप्रैल 2020, जिस ईयर में प्रीवियस ईयर 2021 में आप उसके क्या बन रहे हो? रजिस्टर्ड ओनर। बोलो डेप्रिसिएशन 1920 में पॉसिबल है, डेप्रिसिएशन 1920 में आप क्लेम कर पाएंगे? लो क्या कहता है, बरोबर से बनना है। Assessee must own the asset either fully or partly, wholly or partly। तो कहता है यहां पे रजिस्टर्ड ओनरशिप की जरूरत नहीं है, बरोबर समझना, यहां पे रजिस्टर्ड ओनर की जरूरत नहीं है। यहां पे आप बेनिफिशियल ओनर हो तो भी चलेगा, मतलब यू मे आइदर ओन द असेट being registered owner or even beneficial owner for the purpose of claiming what? Depreciation। मतलब अब उसके beneficial ओनर हो ना फ्रेंड, तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप? डेप्रिसिएशन। बरोबर समझना सर, रजिस्टर्ड ओनर तो समझ में आता है कि मेरे नाम पे वो कार हो चुकी है, कागजात में क्या दिखता है, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें क्या दिखता है, तो क्या आपका नाम, तो उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड ओनर। हु इज बेनिफिशियल ओनर? समझाओ फ्रेंड्स, एकदम इजी एग्जांपल, मगज में एकदम फिट हो जाएगा। चलो 15 मार्च को जब मैंने ये कार आपको दे दी, ओके, एग्जांपल के तौर पे 17 मार्च को, बरोबर समझना, 17 मार्च को आप कोई जगह पे कार लेके रास्ते में खड़े रहे एंड लेटर से आप वहां पे चाय पी रहे थे, आपको इच्छा हुई कि लाओ ये मर्सिडीज आपने, सॉरी ये 1.5 करोड़ में तो रोल्स रॉयस आएगी, तो रोल्स रॉयस जो आपने मुझसे परचेस की है, सेकंड हैंड जो रोल्स रॉयस आपने परचेस की है, तो आप उसमें जरा लेटर से चाय की चुस्की लगाते हैं। तो 17 मार्च को आप लेटर से कोई रास्ते में कोई जगह पे आपको आपका जो चाय वाला था वहां पे आपने गाड़ी रोकी एंड लेटर से वहां पे आप चाय पीने के लिए गए। आप गाड़ी को देख रहे थे, आप मस्त चाय पी रहे थे, बरोबर समझना, आप गाड़ी को देख रहे थे, कितनी अच्छी गाड़ी है, क्या उसके व्हील है, क्या
उसका मिरर है, क्या उसका कलर है, क्या उसका स्टाइल है। आप गाड़ी को देख के खुश 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 हो रहे थे एंड चाबी जो उसकी मस्त ले रहे थे। थोड़े दूर थे, उससे डिस्टेंस था आपके गाड़ी एंड आपके बीच में। अब जब जहां पे चाबी रहे थोड़ा डिस्टेंस था एंड अचानक से पता नहीं कोई एक्टिवा अचानक से पता नहीं कोई एक्टिवा वाला आता है एंड उसको पता नहीं क्या हो रहा है कि ध्यान था कि उसका नहीं था, वो आपके कार के साथ जरा बोलो पता चल गया क्या हुआ। ओके, आपके कार को जरा स्क्रैच लगा के फटाफट चला जाता है, उसमें आपका मिरर टूट गया, उसमें वो गाड़ी को स्क्रैच भी लगा, बरोबर दिल से स्क्रैच लगा एंड एक्टिवा व्हाइट कलर का था, आपकी कार थी वो एग्जांपल के तौर पे रेटा से ब्लू कलर की थी एंड ब्लू कलर में व्हाइट कलर का आहा मस्त स्क्रैच हो जाता है एंड बेचारा जो ग्लास था, जो साइड मिरर आता है ना फ्रेंड्स, वो लेके वो चला गया। 17 मार्च को ऐसी घटना घटी। बोलो दुख इस 17 मार्च को किसका होगा, किसको दुख होगा मुझे बताओ। मेरी कार थी जो अभी मेरे नाम पे है, मेरी कार थी जो भी मेरे नाम पे, जो मैंने आपको सेल कर दी 15 मार्च को। 15 मार्च को आपने मुझे पूरे पैसे दे दिए हैं, मैंने आपको उसकी की दे दी है। बोलो 17 मार्च को जब आपके गाड़ी को और हमारी गाड़ी को जब स्क्रैच होता है, कि गाड़ी को स्क्रैच पड़ता है, बोलो दुख किसको होगा, बोलो दुख किसको होगा। दुख जिसको होगा ना उसको बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। पता चला, दुख जिसको होगा इसको बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर, मीनिंग दैट बाय भले स्टिल आई एम रजिस्टर्ड ओनर, यू आर गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन फ्रेंड्स 5th April 2020. Still I am what? Registered owner. So in this scenario you become what? On 15th March after making payment of car to me, you become what? Beneficial owner. डन। तो लॉ ने क्या बोला, भले आप रजिस्टर्ड ओनर बनते हो 5th मार्च को, आपने पैसे दे दिए हैं, आपके पास गाड़ी की चाबी आ चुकी है, रजिस्टर्ड ओनर 5th मार्च को बनेंगे चिंता नहीं, 2021 बनेंगे चिंता नहीं है, बट ऑन दिस डेट यू बिकम व्हाट? बेनिफिशियल ओनर। बोलो क्लियर, डन। तो लॉ के हिसाब से इवन द बेनिफिशियल ओनर इज एलिजिबल टू क्लेम व्हाट? डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट हमारी डेप्री क्लेम करने की कंडीशंस में आगे बढ़ते हुए हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है कि आपकी असेट ये कैटेगरी में फॉलो होनी चाहिए, यहां पे आइडेंटिफाई होनी चाहिए। बोलो असेट कौन सी? आइदर इट वुड बी टेंजिबल असेट, आइदर इट वुड बी इनटेंजिबल असेट। जो आपकी असेट टेंजिबल असेट होगी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, आइदर इट वुड बी प्लांट एंड मशीनरी, और इट वुड बी फर्नीचर, और इट वुड बी व्हाट? बिल्डिंग। एंड इनटेंजिबल असेट इज फ्रेंड्स इंटेंजिबल असेट। लैंड के ऊपर लेटर से जो मैंने डिस्कस किया, इट इज लाइफ स्टॉक के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो सकता नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है असेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी इज ओनरशिप क्राइटेरिया। रजिस्टर्ड ओनर जरूरी नहीं है, यू मे बी बेनिफिशियल ओनर फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग व्हाट? डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट होगा जबरदस्त इंपॉर्टेंट, ये भी तीनों तीन कंडीशन गजब 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 रेलेवेंट। थर्ड कंडीशन कहती है असेट मस्ट बी, थर्ड कंडीशन कहती है asset should be actually used by the assessee for the purpose of his business or profession during the previous year। का मतलब it is actually used by the assessee, in short it is what? Usage criteria। इन शॉर्ट आप असेट को यूज करेंगे तब जाके उसको क्या मिलने वाला है? डेप्रिसिएशन। जो असेट को फ्रेंड्स आपने यूज नहीं किया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। असेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग व्हाट? डेप्रिसिएशन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। डन। चलो अभी फ्रेंड्स ऐसा हुआ है कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैंने एसी परचेस किया बिजनेस पर्पस। सपोज मेरी रेस्टोरेंट है, मैंने एसी को परचेस किया बिजनेस पर्पस के लिए। प्लीज बरोबर समझना, मेरी रेस्टोरेंट है, मैंने एसी को परचेस किया बिजनेस पर्पस के लिए। ये मेरी रेस्टोरेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एसी को इंस्टॉल करवाया। ओके, स्प्लिट एसी था जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करवाया। मैंने कब इंस्टॉल करवाया? लेट अस से 15 अप्रैल 2020 को, मीनिंग 2021 में मैंने इसका इंस्टॉलेशन करवाया। नाउ व्हाट हैपेंस, लिसन केयरफुली। 15 अप्रैल 2020 को इंस्टॉलेशन करवाया, रिमोट से अभी उसको ऑन नहीं किया। मैंने क्या सोचा 16 मार्च को ऑन करूंगा, 16 मार्च को ऑन करूंगा एंड उस दिन से मेरे रेस्टोरेंट में ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 16 मार्च सुबह से मतलब रात को 12 बजे से क्या हुआ? 16 मार्च मतलब 15 रात को 12 बजे, आप समझ गए ना फ्रेंड्स। 16 अप्रैल से, अप्रैल है, 16 अप्रैल से क्या हुआ? जहां पे मैंने इंस्टॉलेशन किया था ना रेस्टोरेंट, सपोज ये रेस्टोरेंट मुंबई में थी एग्जांपल के तौर पे, ओके, तो ये रेस्टोरेंट जो मुंबई में थी, तो मुंबई में शुरू हो गया स्नोफॉल। मुंबई में शुरू हो गया स्नोफॉल।
कितने साल तक स्नोफॉल चला? 1000 साल तक फ्लो चला, मतलब स्नोफॉल चला। मुझे बताओ, क्या स्नोफॉल में मैं एसी चालू करूंगा? आपको ऐसा लग रहा है एसी स्टार्ट करूंगा? एब्सोल्युटली ना, इट इज एब्सोल्युटली ना 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 ना। क्या ख्याल है? एसी जो मैंने परचेस किया, ऑब्वियसली इट हैज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ओनली, बिकॉज रेस्टोरेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे कस्टमर्स आएंगे, उनके लिए मैं एसी को यूज करना होगा, एंड उस इंटेंशन से मैंने क्या किया है, उसका इंस्टॉलेशन। क्या ख्याल है फ्रेंड्स, उसका आपको डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा कि अवेलेबल नहीं होगा? AC is installed in my business premises, but it is not started. क्यों? अरे स्नोफॉल शुरू हो गया, थोड़ी AC को मैं स्टार्ट करूंगा। पूरे डेप्रिसिएशन अवेलेबल के नॉट अवेलेबल? बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या कहना है? डेप्रिसिएशन अवेलेबल के नॉट अवेलेबल? नहीं यूज किया मैंने इस AC को, एक भी बार स्टार्ट नहीं किया। 16 अप्रैल को स्टार्ट करने वाला था, स्नोफॉल शुरू हो गया, डेप्रिसिएशन अवेलेबल नॉट अवेलेबल। लोग कहता है कितना गजब प्रोविजन है, कितना ब्यूटीफुल प्रोविजन है। यूज, जब आपको असेट को यूज करने की रिक्वायरमेंट है, असेट मस्ट बी एक्चुअली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो यूसेज मींस व्हाट? इट इंक्लूड्स पैसिव यूज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, और ऐसा लिख सकता हूं, इट इंक्लूड्स असेट रेडी टू यूज। If asset is ready to use, you are eligible, you are entitled to claim what? Depreciation। का मतलब फ्रेंड्स ऐसा यहां पे एब्सोल्युटली हो सकता है कि इस असेट को आप चाहो तब यूज कर सकते हो। दूसरे दिन सपोज एग्जांपल के तौर पर स्नोफॉल बंद हो गया, तो डेफिनेटली उसको आप यूज कर पाएंगे। तो इस साल में सपोज 15 अप्रैल 2020 में आपने उसको इंस्टॉल किया, तो इस साल में मतलब 2021 में डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर अब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डेप्रिसिएशन। का मतलब जरूरी नहीं है कि असेट को एक्चुअल बिजनेस के ऊपर यूज करना है। इट मस्ट बी व्हाट? asset ready to use. Asset must be what? Ready to use for the purpose of claim of what? Depreciation. दूसरा एग्जांपल बरोबर दिया फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट थी मेरी, ये रही रेस्टोरेंट, आप देख सकते हो। मैंने एसी परचेस किया। फ्रेंड्स जनरली ऐसा होता है, जो दिन मैं एसी परचेस करूंगा उस दिन उसका इंस्टॉलेशन नहीं हो जाएगा। इट विल टेक लिटिल टाइम ऑफ 1 or 2 days मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स जब एसी परचेस किया तो उसके जो भी बॉक्सेस थे वो मेरे रेस्टोरेंट में आके पड़े हुए थे। ये बॉक्स था जो इंडोर यूनिट होता है, ये जो आउटडोर यूनिट होता है। 2 बॉक्स जनरली आएंगे ना, एक इंडोर यूनिट का बॉक्स आएगा, एक आउटडोर यूनिट का बॉक्स आएगा। दोनों बॉक्स मेरे वहां पे आके पड़े हुए हैं, एंड उसके एक रिमोट आएगा। सपोज ये एग्जांपल के तौर पे उसका रिमोट है। ऑब्वियसली इतना बड़ा रिमोट नहीं होगा, पर थोड़ा एडजस्ट करो, ये उसका रिमोट है। अभी फ्रेंड्स ये कब मैंने परचेस किया, सेम स्टोरी रखते हैं। 15 अप्रैल 2020 मतलब 2021 में मैंने इस एसी को परचेस किया हुआ है। अभी उसका इंस्टॉलेशन बाकी था, एंड फ्रेंड्स 16 अप्रैल जो मैंने आगे डिस्कस किया, उस दिन से क्या शुरू हो गया? स्नोफॉल, जबरदस्त स्नोफॉल मुंबई में शुरू हो गया। फ्रेंड्स मुझे बताओ, ये एसी का इंस्टॉलेशन का भी प्रोग्राम रखने की जरूरत है? एब्सोल्युटली ना। अब ये जो एसी मैंने परचेस किया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के बारे में क्या आइडिया है? बोलो डेप्रिसिएशन अवेलेबल के नॉट अवेलेबल? बोलो फ्रेंड्स मुझे बताओ। ये रिमोट लेके, जो रिमोट मैंने साइड में रखा है ना, वो रिमोट लेके मैं जितनी बार ऑन बटन दबाऊंगा, क्या ये एसी शुरू होगा? क्या ये उसका पंखा जो आउटर यूनिट होगा वो शुरू हो जाएगा? ना। तो दिस असेट इज नॉट रेडी टू यूज, दिस असेट इज नॉट एक्चुअली पुट टू यूज। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये एसी जो इंस्टॉल हो चुका है, इट इज असेट रेडी टू यूज। This asset is not ready to use and therefore it is not eligible for claim of what? Depreciation. I think आप समझ रहे हो मेरी स्टोरी पूरी। डन? तो फ्रेंड्स असेट एक्चुअली यूज करो तो डेप्री मिलेगा, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। बट इफ असेट इज रेडी टू यूज देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट? क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? आगे बढ़ो फ्रेंड्स। डन? चलो अभी फ्रेंड्स कोई प्रीमाइसिस है जो लेट अस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइसिस के ऊपर आपको पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर लगाना कंपलसरी है। ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके फ्रेंड्स ये नौकर का क्लासरूम है। नौकर क्लासरूम कौन सा? लेट अस से 201 करके नौकर का ये क्लासरूम है। अभी आपको पता ही है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर है। ये फायर एक्सटिंग्विशर फ्रेंड्स कभी आग, फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा फ्रेंड्स, ये कभी आग लगी ही नहीं। बोलो ये फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर नौकर डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर पाएगा कि डेप्रिसिएशन नहीं कंप्यूट कर पाएगा? क्या ख्याल है आपका फ्रेंड्स? ये फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर डेप्रिसिएशन की एलिजिबिलिटी यस के नो? बोलो क्या कहना है आपका? लॉ कहता है asset must be used for the purpose of business or profession of the assessee during the previous year। मैंने वापस एक बार बताया,
यूसेज इंक्लूड्स व्हाट, असेट रेडी टू यूज। बोलो फायर एक्सटिंग्विशर, जब आग लगेगी तो फटाफट करके स्प्रे करके उसको बुझा सकते, नहीं बुझा सकते, बुझा सकते। तो बोले शायद पूरे साल में आपने उसको स्प्रे ना किया हो टेस्ट करने के लिए, इट इज सो पॉसिबल, बट जब जरूरत पड़ेगी उसको डेफिनेटली भी जिसके ऊपर मैं यूज कर पाऊंगा, जिसके ऊपर मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डेप्रिसिएशन। भले इसको मैंने एक्चुअली इसके ऊपर यूज नहीं किया, बट दिस असेट इज रेडी टू यूज, सो एलिजिबल फॉर व्हाट, डेप्रिसिएशन। आई थिंक आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, डन। तो 3 कंडीशन हमको फुलफिल करनी है, 3 कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, आपकी जो भी एसेट है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जा रहे हो, वो ये कैटेगरी में फॉलो होती होनी चाहिए, विच इज टेंजिबल। इनटेंजिबल से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। टेंजिबल में फ्रेंड्स 3 एसेट है, विच इज बिल्डिंग, सेकंड इज प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड इज व्हाट, फर्नीचर, एंड इनटेंजिबल इज फ्रेंड्स इंटेंजिबल एसेट। सेकंड इज फ्रेंड्स ओनरशिप क्राइटेरिया के आइदर आप होल्डली के उसके लेटर से पार्टली ओनर हो, तब जब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन। एंड ये जब डेप्रिसिएशन आप क्लेम करेंगे और डेप्रिसिएशन जब आप लेटर से एलिजिबल होंगे, तब ये ओनरशिप में बी बेनिफिशियल और registered ownership for the purpose of claim of depreciation. And third point है, asset must be actually put to used during the previous year, but this usage is what, ready to use also, and this purpose must be business or profession of the assessee. अभी देखो, मैं कार परचेस करता हूं मेरे पर्सनल यूज के लिए, बरोबर समझना, मैं कार परचेस कर रहा हूं मेरे पर्सनल यूज के लिए, आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट एंटाइटल्ड फॉर डेप्रिसिएशन, बट यही कार जो बिजनेस पर्पस के लिए होगी, इट वुड बी डेफिनेटली एंटाइटल्ड एलिजिबल फॉर व्हाट, डेप्रिसिएशन। आपके मन में डेफिनेटली ऐसा डाउट आएगा, सर व्हाट अबाउट असेट यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर पर्सनल यूज? चिंता ना करो, उसमें जो बिजनेस पोर्शन होगा, उसमें जो आपका डेप्रिसिएशन बिजनेस को प्रपोर्शन होता होगा, उसका डेप्रिसिएशन आपको अवेलेबल, उतना डेप्री आपको अवेलेबल होने वाला है, उसका भी कैलकुलेशन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो बेसिक जो हमने बातें की, सेक्शन हमने 32 से डिस्कशन शुरू किया है फ्रेंड्स। हमारी जो भी क्राइटेरिया है डेप्रिसिएशन का, वो हम जो मेथड फॉलो करने वाले हैं, वो WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करेंगे, SLM पावर यूनिट्स के केस में फॉलो करेंगे। बाकी किसी असेसी के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, डेप्री क्लेम करना कंपलसरी है, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो हमने कंडीशन डिस्कस की, विच इज मस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट इज आपकी एसेट टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल में बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में फॉलो होती होनी चाहिए। इंटेंजिबल होगी तो भी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, लैंड के ऊपर नहीं मिलेगा, लाइफ स्टॉक के ऊपर नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज ओनरशिप क्राइटेरिया, यू मस्ट बी ओनर ऑफ द असेट, आइदर रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट इज यूसेज क्राइटेरिया, असेट मस्ट बी यूज्ड बाय असेसी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी। देन यूसेज इंक्लूड्स व्हाट, रेडी टू यूज, पैसिव यूज आल्सो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए जो मैंने अभी डिस्कस किया, असेट यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर पर्सनल यूज, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स। तो वापस एक बार इन डेप्थ उसके डिस्कशन में हम जाएंगे, पर जो मैंने ब्रीफ आपको बता दिया है कि फ्रेंड्स देखो, असेट का बिजनेस यूज भी होगा एंड असेट का पर्सनल यूज भी होगा। तो इन सिनेरियो, इस सिचुएशन में जो बिजनेस प्रपोर्शन होगा, जो बिजनेस को प्रपोर्शनेट होता होगा, उतना डेप्रिसिएशन आप कंप्यूट कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मेरा डेप्री इन टोटल 1 लाख रुपए का हुआ, उसमें से मैंने रीजनेबल प्रपोर्शन निकाला, तो 60% तो मैंने असेट बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया है, 40% पर्सनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स जो 60% 60,000 रुपीज होंगे, जो हमारे बिजनेस एलिमेंट को प्रपोर्शन करते हैं, उतना क्या क्लेम कर पाएंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। जो पर्सनल यूसेज है उसके ऊपर यू आर नॉट एंटाइटल्ड और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, डेप्रिसिएशन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। डन, एक बार ध्यान से पढ़ लो, असेट पार्टली बिजनेस के लिए, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए, क्या होगा उसका एक्चुअल कैलकुलेशन, कैसे होगा उसका एक्चुअल कंप्यूटेशन, आओ जरा चेक करते हैं। इफ असेट आर नॉट यूज्ड exclusively for business of the assessee but for other purposes as well, मतलब आप बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करते हो, पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करते हो, क्या होगा, डेप्रिसिएशन अलाउेबल वुड बी अ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस टू विच assessee would be otherwise entitled। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसका जो बिजनेस प्रपोर्शन होगा, डेप्री अलाउेबल वुड बी प्रोपोर्शन पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस टू विच असेसी वुड बी अदरवाइज एंटाइटल्ड। सिंपल वर्ड्स में इतना समझो फ्रेंड्स आप कि जितने बिजनेस प्रपोर्शन होगा उतना डेप्रिसिएशन आपको अवेलेबल होगा, आपका जो पर्सनल पर्पस है उतना डेप्री आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, हम अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं जनरली, वो फ्रेंड्स नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स वाइज कंप्यूटेशन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेट अस से अकाउंट्स के हिसाब से मैंने असेट को परचेस किया, 1 लाख रुपए की असेट थी, 15% उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था। एंड फ्रेंड्स सपोज मैंने इस असेट को परचेस किया, एग्जांपल के तौर पे
1 नवंबर 2019 को। फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? इट इज 1920। ओके, तो 1 लाख रुपए की असेट, 15% उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड मैंने उसको परचेस किया फ्रेंड्स 1 नवंबर 2019 को। तो फ्रेंड्स एज पर अकाउंट्स, मैं रिपीट करता हूं, अकाउंट्स में जनरली हम जो कंप्यूटेशन करेंगे वो नंबर ऑफ मंथ्स वाइज कैलकुलेशन होगा। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब फ्रेंड्स 5 मंथ्स के लिए इसका हम क्या क्लेम करेंगे? डेप्रिसिएशन। मीनिंग देयर बाय हमारे डेप्री अकाउंट्स के हिसाब से कितना होगा? 1 लाख का 15% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा फ्रेंड्स? आप चेक करो, 1 लाख का 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, इट कम्स टू फ्रेंड्स 6250। क्लियर? आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? बट इनकम टैक्स कहता है अकाउंट्स अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेगा, इनकम टैक्स अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। फ्रेंड्स इनकम टैक्स के हिसाब से आपका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा वो ऐसे होगा, आइदर वो डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स फुल होगा, ऑप्शन 1, एक्सेस को ऑप्शन नहीं, प्रोविजन सी है, आइदर आपका डेप्रिसिएशन फुल होगा, मतलब सपोज रेट ऑफ डेप्री 15% है तो 15 आउट ऑफ 15% आपको डेप्री फुल अवेलेबल हो जाएगा। आइदर वो डेप्री कितना होगा? इट वुड बी हाफ, मतलब आपको उसका 15% का हाफ 7.5% डेप्री आपको अवेलेबल होगा। सपोज डेप्रिसिएशन का रेट लेट अस से 25% है तो इधर आपको फुल 25% अवेलेबल हो जाएगा और उसका हाफ 12.5% अवेलेबल होगा। सिंपल वर्ड्स में आइदर आपका डेप्रिसिएशन फुल, आइदर आपका डेप्रिसिएशन हाफ। सर ये कैसे आइडेंटिफाई करने का कि डेप्रिसिएशन फुल होगा कि हाफ होगा? लॉ कहता है बहुत इंटरेस्टिंगली, असेट अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। इसको इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर, बट एक अभी ग्लिम्स ले लेते हैं, बरोबर समझना। असेट अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर। ये वर्ड्स बहुत 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 रेलेवेंट है, जबरदस्त इसका रेलेवेंस है। असेट अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर। जिस साल में आपने असेट को अक्वायर किया, आपने फ्रेंड्स उस साल में ही उसको पुट टू यूज किया। यू आर पुटिंग द असेट इन यूज इन सेम प्रीवियस ईयर। असेट अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, लेस देन 180 डेज। योर असेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो आपका फ्रेंड्स जो डेप्रिसिएशन होगा ना, वो होने वाला है हाफ ऑफ नॉर्मल। एंड जो आपने असेट अक्वायर करके उसको पुट टू यूज किया इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर 180 डेज और मोर, तो फ्रेंड्स आपका जो डेप्रिसिएशन हम कंप्यूट करने जा रहे हैं, इट वुड बी फुल डेप्रिसिएशन। FLL नहीं फ्रेंड्स, यहां पे FULL, फुल डेप्रिसिएशन। मीनिंग देयर बाय जो आपका डेप्रिसिएशन होने जा रहा है वो फुल आउट ऑफ फुल आप कंप्यूट कर पाएंगे, आप उसको क्लेम कर पाएंगे फ्रेंड्स। राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इनकम टैक्स कहता है नो नंबर ऑफ मंथ्स, नो नंबर ऑफ डेज, नो नंबर ऑफ क्वार्टर्स, नथिंग डूइंग। हम आइदर आपको डेप्री अवेलेबल करेंगे फुल, आइदर डेप्री क्या अवेलेबल होगा? हाफ। इफ असेट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, बरोबर समझना, आपके 180 डेज से आपने उसको कम पुट टू यूज किया है तो फिर आपका डेप्री हाफ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। एंड जो 180 डेज और मोर उसका पुट टू यूसेज है तो आपका डेप्री कितना होगा? फुल। डन, इसको इलोबरेट करूंगा मैं ग्रेजुअली, बट अभी इतना बेसिक हमारे मन में क्लियर है। डन, सेक्शन 32 जो हम डिस्कस करना हमने शुरू किया है, डेप्रिसिएशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अलाउएबल डिडक्शन अंडर पीजीबीपी। बहुत इसका इंपॉर्टेंट वेटेज है फ्रेंड्स, एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो, प्रैक्टिकल लाइफ पर्सपेक्टिव ऑल्सो। एंड फ्रेंड्स हमारे पास एक मेथड है जो हम फॉलो करेंगे इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव, विच इज WDB मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड फ्रेंड्स पावर यूनिट्स के लिए हमारे पास जो अवेलेबल है इट इज SLM। डेप्री क्लेम करना कंपल्सरी है, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, हमारे पास 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, आपकी असेट को आपको कैटेगराइज करना होगा, आइदर टेंजिबल आइदर इंटेंजिबल। टेंजिबल होगा तो फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी,
और फर्नीचर और बिल्डिंग। इंटेंजिबल होगा तो इट इज इंटेंजिबल असेट्स। नेक्स्ट होगा असेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। ओनरशिप इज द क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, आइदर बेनिफिशियल और रजिस्टर्ड ओनर, कोई भी हो सकती है। एंड फ्रेंड्स, असेट मस्ट बी एक्चुअली यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द असेसी फॉर योर बिजनेस और प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स, ये हो गया यूसेज क्राइटेरिया। असेट usage includes what? Asset ready to use also for the purpose of depreciation. Asset जो आपने partly business purpose के लिए यूज किया है, partly let us say personal purpose के लिए यूज किया है, तो जो business proportion होगा उतना आपको depreciation अवेलेबल होगा। एंड फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के हिसाब से आइदर आपका डेप्री फुल होगा, आइदर आपका डेप्री हाफ होगा। हम कभी नंबर ऑफ डेज वाइज, नंबर ऑफ मंथ्स वाइज कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इतना हमारे मन में क्लियर होगा फ्रेंड्स। आइदर नंबर ऑफ आइदर फुल आपका डेप्रिसिएशन, आइदर हाफ आपका डेप्रिसिएशन। तो कब फुल कब हाफ, इसके लिए छोटा सा चार्ट आपको मगज में फिक्स करना है। असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर। ये क्या बोल रहा था सेम प्रीवियस ईयर, मैं समझाऊंगा, आप चिंता ना करो। असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। आपका डेप्री होगा फुल, आपका डेप्री होगा हाफ बिकॉज इट इज लेस देन 180 डेज। एंड इफ इट इज पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, आपका डेप्री कितना हो जाएगा? FULL फुल। क्लियर? आगे बढ़ू मैं? चलो आगे देखो फ्रेंड्स, ब्लॉक ऑफ असेट्स। अभी हमको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो ब्लॉक हमारा प्रिपेयर होगा, जो ब्लॉक हमारा बनेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स? आओ जरा चेक करते हैं। तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट, ऐसे कैलकुलेट करना है आपको हमारा डेप्रिसिएशन। देखो फ्रेंड्स, हमारा डेप्री शुरू होता है फ्रेंड्स ओपनिंग WDV से। हमारा प्रीवियस ईयर हम फिक्स कर लेते हैं विच इज 1920, जिसके लिए हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम शुरू करेंगे फ्रॉम ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV फ्रेंड्स एज ऑन 1st April 2019, सॉरी इट वुड बी फ्रेंड्स 1st April 2019। ये हमारा हो गया फ्रेंड्स ओपनिंग WDV। उसमें फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। What do we mean by actual cost? उसका है फ्रेंड्स हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, पूरी सेक्शन है जो एक्सप्लेन करेगा एक्चुअल कॉस्ट। फ्रेंड, जनरल सेंस में देखा जाए तो जो मैं परचेज कर रहा हूं, मैं ब्लॉक में जो भी परचेज करूंगा वो मेरे क्या बनेगी फ्रेंड्स? एक्चुअल कॉस्ट। जो मेरे ओपनिंग WDV में ऐड करेंगे ना, वो मेरा परचेज हो गया, विच इज व्हाट फ्रेंड्स? माय एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल वर्ड्स में परचेजेस। मुझे असेट में से मैंने जो भी सेल किया उसको लेस करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स, मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल in respect of asset sold, discarded, demolished, destroyed। तो फ्रेंड्स, जो भी मुझे पैसा मिला है कि मिल सकता है कि मिलने वाला है, फॉर असेट विच आई हैव सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, उसका पैसा जो मुझे मिला है कि मिलने वाला है उसको मैं यहां से लेस करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। जबरदस्त रेलेवेंस है। एंड फ्रेंड्स, जो अभी मेरे पास बैलेंस अवेलेबल होगा उसको बोलेंगे फ्रेंड्स WDV फॉर प्रीवियस ईयर। WDV फॉर प्रीवियस ईयर व्हाट? 1920। इसमें से हम क्या लेस करेंगे? इट इज फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन। इसमें से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे सिंपली। जो भी रेट्स हमने डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया होगा, जो रेट्स हम डेप्री का ब्लॉक जो हम अराइव करेंगे वो बताता हूं फ्रेंड्स आपको। डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करेंगे एंड जो फाइनली हमारे पास बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? क्लोजिंग WDV विच इज फ्रेंड्स एज ऑन 31st March 2020। बोलो क्लियर? डन? चलो, ये ब्लॉक की ये डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने की मेथड है जो हमको एडजस्ट करनी है फ्रेंड्स। हमारे मन में फिट करते चलो। ओपनिंग WDV प्लस उसमें ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, जो भी मैंने परचेजेस किए होंगे उसको मैं यहां पे ऐड कर दूंगा फ्रेंड्स। माइनस करूंगा मनी विच आई हैव रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिलेशन टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड। जो बचेगा उसको बोलेंगे WDV फॉर प्रीवियस ईयर। उसमें हम कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे डेप्रिसिएशन का। एंड फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? क्लोजिंग WDV विच इज एज ऑन 31st March 2020। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल। डन? चलो, इसको मैं थोड़ा इलोबरेट करूं आपके नॉलेज के लिए फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, हाँ, उसके पहले छोटी सी बात बता दो फ्रेंड्स। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक ऑफ असेट्स? फ्रेंड्स, जैसे मैंने बेसिक आपको पहले एक्सप्लेन किया कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने की कंडीशंस है, तो क्या उसकी कंडीशंस है? उसमें से फर्स्ट है कि आपकी असेट जो कैटेगराइज्ड होनी चाहिए
आइदर इट कैन बी टेंजिबल असेट और इट कैन बी व्हाट, इनटेंजिबल असेट। फ्रेंड्स जो असेट आपकी टेंजिबल होगी तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड इज फर्नीचर एंड थर्ड इज व्हाट फ्रेंड्स, बिल्डिंग। और फर्स्ट लॉ के हिसाब से बिल्डिंग है, देन फर्नीचर, देन प्लांट एंड मशीनरी। तो आपके एसेट को कैटेगराइज करना है, आइदर इट इज टेंजिबल असेट और इट इज व्हाट फ्रेंड्स, इनटेंजिबल असेट। ओके, तो ये जो हमारा ब्लॉक है वो क्या है, इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ असेट्स। व्हाट इज ब्लॉक, इट इज containing various assets in it. It is accumulation of assets. Meaning thereby, suppose friends building है, बरोबर समझना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत बेसिक बात है, बरोबर समझनी पड़ेगी फ्रेंड्स आपको। सपोज हमारे पास बिल्डिंग है, तो फ्रेंड्स बिल्डिंग में हमारे पास इफेक्टिवली 4 रेट्स है, 5%, 10%, 40%, 40%। ये फ्रेंड्स हमारे पास 4 रेट्स अवेलेबल है। अभी देखो फ्रेंड्स, सपोज एक रेट्स के बारे में बात कर ले, बिल्डिंग्स विच आर मेनली यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल्स, बोर्डिंग हाउसेज एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में जो बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होंगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा, 5%। बिल्डिंग विच आर नॉट मेनली यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एंड नॉट कवर्ड बाय ब्लॉक 1 एंड 3 बिलो, ना 1 में कवर्ड ना 3 में कवर्ड, तो उसके ऊपर डेप्री कितना कंप्यूट करेंगे, 10%। फ्रेंड्स बेसिक आइडिया आपको बताऊं तो देखो, आप ऑफिस परचेस करते हो, फैक्ट्री आपने परचेस की है, और लेटेस्ट आपके पास कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर का डेप्री का रेट कितना होगा, इट वुड बी 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड फ्रेंड्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा तो उसके ऊपर 5% विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपके मगज में ऐसा क्वेश्चन होगा, सर अभी तो आपने बताया असेट मस्ट बी यूज्ड बाय द असेसी फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, और हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स यहां पे तो चलो ये तो समझ सकते हैं, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात हो रही है और ऑफिस की बात हो रही है। बट फ्रेंड्स जब बात आती है रेसिडेंशियल पर्पस की, बरोबर समझना, हाउ कैन यू क्लेम डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स हम घर के ऊपर थोड़ी डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, बिल्डिंग विच आर मेनली यूज फॉर व्हाट, रेसिडेंशियल पर्पस, हाउ कैन यू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट। अभी समझो फ्रेंड्स, रिलायंस है जामनगर में, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज के लिए क्वार्टर्स बनाए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसा देखने को मिलता है, सपोज रेलवे के खुद के क्वार्टर्स है, तो दैट बिल्डिंग जो रिलायंस अपने एम्प्लॉइज के रेसिडेंस के लिए यूज करता है, दैट बिल्डिंग जो आईआरसीटीसी अपने एम्प्लॉइज के लिए, जो अपने एम्प्लॉय के रेसिडेंस के लिए यूज करता है, वो तो क्या बन गया, दे आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस। इट इज एक्चुअली यूज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, रेसिडेंस। तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा उसका रेट कितना होगा, 5%। वो एम्प्लॉइज जो भी है, वो जो भी वहां पे रहते हैं, अल्टीमेट तो बिजनेस पर्पस ही हो ना रिलायंस का, तो रिलायंस के एम्प्लॉइज वहां पे क्यों रह रहे हैं, इट इज बिजनेस पर्पस। तो उसके ऊपर का आपका डेप्री कितना हो जाएगा, इट वुड बी फ्रेंड्स 5%। एंड जो वो कमर्शियल बिल्डिंग होगा और उसका यूसेज कमर्शियल होगा तो उसके ऊपर डेप्री कितना कंप्यूट करेंगे, 10%। इतना मगज में क्लियर। चलो अभी एक बेसिक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, देखो मैंने 3 बिल्डिंग परचेस की है, बरोबर समझना, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी। फ्रेंड्स तीनों कमर्शियल बिल्डिंग थे, मैंने अलग अलग ऑफिस परचेस किए। एक ऑफिस एग्जांपल के तौर पे मुंबई में परचेस की, मैं बहुत बड़ी कंपनी हूं। एक ऑफिस मैंने एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में परचेस की, एक ऑफिस मैंने एग्जांपल के तौर पे चेन्नई में परचेस की। ये 3 जो भी मैंने ऑफिस परचेस की उसका एक ब्लॉक बनेगा। सर व्हाट इज ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक, मतलब इट इज ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट लेस मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड। जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे WDV फॉर प्रीवियस ईयर, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो फाइनल बचेगा उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग WDV। तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ ब्लॉक ऑफ असेट। का मतलब हमको जो ये कैलकुलेशन करना है वो 3 असेट का कंबाइंड करके करना है, 3 असेट का मिक्स करके करना है, जिसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ असेट। तो हमारा जो ब्लॉक प्रिपेयर होगा, जो मैंने आपको बताया अभी, इट वुड बी बिल्डिंग 10%। तीन असेट का ये कैलकुलेशन एक साथ होगा, कंबाइंड मैनर में होगा। जो मैंने आपको बताया था, ब्लॉक इज व्हाट, इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस असेट्स, इट इज टोटल ऑफ असेट्स। तो फ्रेंड्स एक ब्लॉक बनेगा which would be what which is what sorry building 10% is our block of asset. Getting my point exactly? चलो अभी समझो, मैंने क्वार्टर्स बनाए, अपने एम्प्लॉइज को रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए। अभी फ्रेंड्स जो मैंने क्वार्टर्स प्रिपेयर किए हैं वो क्या हुआ पता है, मैंने रिलायंस ने जामनगर में क्वार्टर्स बनाए, अपने एम्प्लॉइज के लिए मुंबई में क्वार्टर्स बनाए, तो 2 क्वार्टर्स बनाए। तो फ्रेंड्स कितने ब्लॉक बनेंगे, एक, विच इज व्हाट, बिल्डिंग 5%। गेटिंग माय पॉइंट। चलो
रिलायंस ने एक क्वार्टर बनाए अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए, एक ऑफिस परचेस की, एक फैक्ट्री बनाई, तो दो ब्लॉक बनेंगे, बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग 10%। इन शॉर्ट मैं ऐसा कहना चाहता हूं, हमारे पास असेट वाइज ब्लॉक्स नहीं होंगे कि चलो मैंने एक बिल्डिंग परचेस किया, ब्लॉक, दूसरा बिल्डिंग परचेस किया, दूसरा ब्लॉक, तीसरा बिल्डिंग परचेस किया, तीसरा ब्लॉक। ना 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 ना, तो सर कैसे होगा? जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जितने आपकी असेट्स उसको मिक्स करके, कंबाइंड करके आप क्या बनाएंगे, उसका ब्लॉक। बिल्डिंग 5%, मतलब आपके पास जितने भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है सबका टोटल, सबका कॉम्बिनेशन, सबका मिक्सचर आप इस ब्लॉक में करने वाले हो। बिल्डिंग 10%, उसका मतलब क्या, आपके पास जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, ध्यान से आपके पास जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, सारे ब्लॉक्स को, सारे असेट्स को अक्यूमुलेट करो, उसका टोटल एक ही कैलकुलेशन होगा जो मैंने अभी आपको इस ब्लॉक में एक्सप्लेन किया, विच इज ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट लेस सेल WDV फॉर प्रीवियस ईयर, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग WDV। आई थिंक अभी आप मुझे समझ रहे हो फ्रेंड्स। डन। तो बिल्डिंग में और भी दो रेट्स है जो आप चेक कर सकते हो, विच इज 40%, 40%। फ्रेंड्स जनरली आपको फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन के रेट एग्जामिनेशन में अवेलेबल होंगे। जनरली डेप्रिसिएशन के रेट आपको एग्जाम में अवेलेबल होंगे। बट फ्रेंड्स जो जनरल रेट्स है ना, जब आगे डिस्कस करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, कभी कभी फर्नीचर, कभी कभी इनटेंजिबल एसेट्स, वो रेट्स आपको एग्जाम में अवेलेबल ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। डन। तो मैं बताता रहूंगा कि ये रेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव ध्यान में रखने जैसा है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी रेट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान में रखने जैसा है, तो वो रेट्स के ऊपर आप फोकस करना। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, बिल्डिंग का पर्पस जो रेसिडेंशियल होगा तो 5% विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बट बिल्डिंग का पर्पस कमर्शियल होगा तो 10% विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो बिल्डिंग में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इट इज 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2002। तो फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट ने डेट फिक्स कर दी है, विच इज 1 सितंबर 2002, फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, एंड विच इज पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को क्लासिफाई किया है एज व्हाट, 40%। मतलब आपने बिल्डिंग बनाया, क्यों बिल्डिंग बनाया, तो क्या प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए। कौन सी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करनी है, क्यों प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करनी है, फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो इस इंटेंशन से इस प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो भी आपने बिल्डिंग बनाया, विच इज एलिजिबल ऑफ एट हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, विच इज व्हाट, 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट आप चेक करो, प्योरली टेम्पररी इरेक्शन सच एज वुडन स्ट्रक्चर। ऐसा कोई बिल्डिंग आपने वुडन स्ट्रक्चर जैसा कुछ बनाया होगा, इट इज एप्लीकेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी व्हाट, 40%। डन। तो फ्रेंड जनरल क्लासिफिकेशन आप चेक करो तो ये दो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में भी फ्रेंड्स ये दो मोस्टली आपको काम आएंगे, विच इज 5%, 10%। जो बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होगा रेट वुड बी 5%, बिल्डिंग कमर्शियल के लिए होगा रेट वुड बी व्हाट, 10%। ये हमको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं लास्ट टाइम एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने 50 बिल्डिंग परचेस की है, बरोबर संबंध, मैंने 50 बिल्डिंग परचेस की है। ऑल बिल्डिंग्स जो मैंने परचेस की है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए थे, मेरे एम्प्लॉयज को रहने के लिए थे। फ्रेंड्स मैं एक ही ब्लॉक बनाऊंगा विच इज बिल्डिंग 5%। मैंने 5 लाख ऑफिसेस परचेस की, मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने 5 लाख ऑफिसेस परचेस की, 5 लाख की ऑफिस परचेस नहीं की, मैंने 5 लाख ऑफिस परचेस की जो मैं ऑब्वियसली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स एक ही ब्लॉक बनेगा विच वुड बी व्हाट, बिल्डिंग 10%। बोलो समझे आप, एकदम सिंपल। चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं फर्नीचर, एकदम सिंपल। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको याद रखना है, विच इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट, एकदम सिंपल, 10%। कोई भी नेचर का फर्नीचर परचेस करेंगे, आपने सोफा करवाया, कंप्यूटर टेबल करवाया, कोई भी फर्नीचर जो आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में होगा, इट वुड बी एलिजिबल एट 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप चेक कर सकते हो। फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी आप करवाएंगे उसको भी यहां पे क्लासिफाई कर दिया गया, विच इज एलिजिबल एट व्हाट, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स आएंगे, स्विचेस आएगी, सॉकेट्स आएंगे, अदर फिटिंग्स आएगा, फैंस आएगा, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स यहां पे ध्यान रखना है, फर्नीचर एज वेल एज व्हाट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल काम होगा, इट वुड बी एलिजिबल एट विच रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज एलिजिबल एट फ्रेंड्स 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग मेजरली दो याद रखो, रेसिडेंशियल होगा तो 5%, कमर्शियल होगा तो 10%। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स फर्नीचर विच इज एलिजिबल एट 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग व्हाट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। चलो आगे फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक हमारे पास, इट इज फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी।
सबसे लेंदी यही ब्लॉक है विच इज प्लांट एंड मशीनरी। हम डिस्कस करना शुरू करें उसके पहले फ्रेंड्स आपको उसका जनरल रेट बता दूं विच इज 15% जो एग्जाम में नहीं दे रखा होगा, बरोबर समझना। एग्जाम में इतना दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर कौन सा रेट ऑफ डेप्री आप कंप्यूट कर पाए, कब कंप्यूट करके आएंगे, इट इज 15%। इतना हमको ध्यान में रखना है। प्लांट एंड मशीनरी का एक जनरल रेट वापस एक बार आपके ध्यान में रहे उसके लिए लिख दो, जनरल रेट कितना, कुछ भी मेंशन ना हो तो क्या करके आने का, इट इज 15% डन। चलो शुरू करें अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी। चलो फ्रेंड्स, मोटर कार but other than those used in business of running them on hire, acquired or put to use on or after 1st April 1990। डेट में कोई चिंता नहीं है बिकॉज बहुत पुरानी डेट हो चुकी है, कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव रेलेवेंस नहीं रखता है। मतलब मोटर कार जो आप फ्रेंड्स आपने परचेस की, इट इज एलिजिबल एट विच रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। अभी देखो मैंने कोई ऐसी ऐसा मोटर व्हीकल परचेस किया, मैंने कोई ऐसी मोटर कार परचेस की जो मैं उसके साथ टैक्सी का बिजनेस करूंगा। मतलब मेरा टैक्सी का बिजनेस है एंड मैंने मोटर कार परचेस की। मेरा मोटर कार परचेस करने का इंटेंशन नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, मेरा मोटर कार परचेस करने का इंटेंशन उसको रनिंग देम ऑन हायर है, मतलब उसको एज ए टैक्सी के ऊपर चलाना है, उससे मैं टैक्सी का बिजनेस करूंगा। तो उसके ऊपर डेप्री का रेट कितना होगा आप चेक करो। मोटर बसेस, मतलब एक तो जो बस हो रही है उसकी बात, मतलब जो बसेस हो रही है उसकी बात है। मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सी विच आर यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। मोटर लॉरीज का मतलब ट्रक्स, मोटर बसेस का मतलब जो नॉर्मल बस हम देखते हैं वो, एंड जो मोटर टैक्सीज होगी विच इज रनिंग देम ऑन हायर, मतलब जो टैक्सी का बिजनेस करता है वो जब मोटर कार परचेस करेगा उसके ऊपर डेप्री का रेट कितना हो जाएगा, 30% समझे फ्रेंड्स आप। नॉर्मल मोटर कार आप चेक करो तो 15% जो जनरल रेट है वो एप्लीकेबल होगा 15%, बट इफ इट इज रनिंग देम ऑन हायर तो 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। बस होंगे, ट्रक होंगे, वापस एक बार कितना मतलब रेट ऑफ डेप्री होगा, इट वुड बी 30% नेक्स्ट आप चेक करो, मोल्ड्स which are used in rubber and plastic goods factory, it would be 30% rate of depreciation। कोई प्लास्टिक बनाना हो तो उसके लिए फ्रेंड्स मोल्ड लगता है। मोल्ड का मतलब क्या, उसका स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू प्लास्टिक की कोई भी प्रोडक्ट बनेगी, तो उसके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट, 30% नेक्स्ट फ्रेंड्स, एरोप्लेन्स है, एरो इंजिन है, तो इट इज एलिजिबल फॉर विच रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 40%। मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव बोलूं तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना है, विच इज 15%। चलो आगे चेक करो, specified air pollution control equipments, water pollution control equipments, solid waste control equipments and solid waste recycling। मतलब ये आपके जो भी इक्विपमेंट्स है वो आइदर वाटर को पॉल्यूशन करने से रोकते हैं, आइदर एयर को पॉल्यूशन करने से रोकते हैं, तो ये सारे आपके पास इक्विपमेंट्स है जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है, इट इज एलिजिबल फॉर विच रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 40%। नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कवरिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी है विच इज 30% ये खाली मैं आपको बता रहा हूं, आपको खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान में रखना है वो जनरल रेट है विच इज 15%। चलो आगे देखो, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे इट इज एलिजिबल फॉर 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, मशीनरी एंड प्लांट acquired, installed on or after 1st of September 2002 in water supply project, water treatment system which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facility, 40% rate of depreciation। आपने इसका कनेक्शन देखा, इसका कनेक्शन बिल्डिंग के साथ आएगा। इसका जब आप बिल्डिंग बनाते हो कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के लिए जब आप उसका बिल्डिंग बनाते हो, रेट ऑफ डेप्रिस व्हाट अगेन 40%, उसमें जो मशीनरी यूज होगी उसके ऊपर भी डेप्री विल बी व्हाट 40%। नेक्स्ट आप चेक करो, ऑयल वेल्स, अगेन एलिजिबल इट इज व्हाट 40% बाद में ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव याद रखना है, विच इज कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जबरदस्त रेलेवेंस, इट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बट इट इज 40% अर्लियर। आप लेट अस से थोड़े साल पहले की बात करो तो जो रेट ऑफ डेप्री हम कंप्यूटर पे क्लेम किया करते थे इट वाज 60% नाउ रिड्यूस टू व्हाट 40%। आगे चेक करो, इट इज बुक्स, एनुअल पब्लिकेशंस, अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस। व्हाट इज एनुअल पब्लिकेशन? अभी देखो फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे लेट अस से इनकम टैक्स की बुक्स की, तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स की बुक प्रीवियस ईयर वाइज आएगा, असेसमेंट ईयर वाइज आएगा। तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव बात करें तो फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं लेट अस से May 21 नवंबर 2021, तो इस चीज के लिए एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2020।
ओके तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2020-21, असेसमेंट हो जाएगा 21-22। तो ये जब भी बुक बनेगी वो तो खाली 2 अटेम्प्ट के लिए काम आएगी। मई 22 के लिए काम आएगी, एब्सोल्युटली ना। नवंबर 22 के लिए काम आएगी, एब्सोल्युटली ना। तो ये क्या हो गया, एनुअल पब्लिकेशन। बाद में कॉस्टिंग की बुक की बात करें फ्रेंड्स, तो कॉस्टिंग की बुक होगी वो क्या ईयर वाइज चेंज होगी? मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, क्या उसकी फॉर्मूला ईयर टू ईयर चेंज होने वाली है? एब्सोल्युटली ना। चलो तो जो कांस्टेंट रहते हैं कंसेप्ट्स, लॉजिक्स, प्रिंसिपल्स, उसके लिए जो बुक्स होगी उसको बोलेंगे अदर देन एनुअल पब्लिकेशन। एंड जो लॉ है, डीटी है, आईडीटी है, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। तो उसके लिए हम एक बुक नहीं रख सकते लाइफ टाइम के लिए, उसका पब्लिकेशन हमको बार बार परचेस करना पड़ सकता है। तो इट इज बुक्स एनुअल पब्लिकेशन। पहले अलग अलग उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अननेसेसरीली पुराने रेट्स आपको बताऊं, नए रेट्स आपको याद रखने होंगे। उससे बेटर जो नया रेट है वो आपको बता दूं, विच इज व्हाट फ्रेंड्स 40% एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको याद रखना होगा। बुक्स if it is annual or other than annual publication, both are eligible for which rate of depreciation? It is friends 40%. Next आप चेक करो, books owned by assessee carrying on business in running lending libraries, तो वो भी डेप्री का रेट कितना 40% है। तो लाइब्रेरी में बुक हो, कोई सीए की ऑफिस में बुक हो, सबको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऑल बुक्स आर एलिजिबल एट 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड जनरल जो मैंने आपको बताया, इट इज व्हाट फ्रेंड्स 15% है। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव जबरदस्त इंपॉर्टेंट। चलो प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो मेजर चेक करो तो कार होगी तो 15%। इफ कार इज रनिंग मतलब इफ इट इज परचेज फॉर रनिंग देम ऑन हायर, इट वुड बी 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बाद में कुछ रेट्स की खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से कंप्यूटर विच इज 40%, बुक्स विच इज 40%, एंड जनरल रेट तो याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स आपके पास। इट इज व्हाट 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो एक छोटी सी बात आपको बता दूं, वापस एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाए। फ्रेंड्स देखो, मैंने बुक्स परचेस की, बरोबर समझना, मैंने बुक्स परचेस की विच इज लेट अस से मैंने 10 बुक परचेस की, मैंने 10 कंप्यूटर परचेस किए, मैंने बस लेट अस से ऑयल वेल परचेस किए। डन। तो 3 चीज मैंने परचेस की, एक ऑयल वेल, एक कंप्यूटर, एक बुक्स। बुक्स में भी एनुअल पब्लिकेशन, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन। बोलो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? बोलो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? ब्लॉक बनेगा 1, विच इज व्हाट प्लांट एंड मशीनरी 40%। आप समझे? ब्लॉक कितने बनेंगे? 1, विच इज व्हाट प्लांट एंड मशीनरी 40% जितने अलग अलग रेट्स होंगे, तो लेट अस से अलग अलग रेट्स होंगे तो अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे, बट रेट एक एप्लीकेबल होगा तो ब्लॉक भी कितना बनेगा? 1। चलो मैंने जनरल प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, मैंने कार परचेस की एग्जांपल के तौर पे 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैंने कंप्यूटर परचेस किया विच इज 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 2 ब्लॉक बनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 15%, प्लांट एंड मशीनरी 40%, एंड अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन होगा। आई थिंक आप समझ रहे हो फ्रेंड्स ना। चलो नेक्स्ट आप चेक करो, विच इज रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस। ओके, उसमें विंड मिल्स होंगे और एंड एनी स्पेशली डिजाइन्ड डिवाइसेस व्हिच रन ऑन विंडमिल इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014। तो फ्रेंड्स जनरली विंड मिल आप याद रख सकते हो। रेट ऑफ डेप्रिस व्हाट 40%। एंड नेक्स्ट आप चेक करो, एनी स्पेशल डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड पंप्स रनिंग ऑन विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड ऑन or after 1st April 2014 would be eligible for depreciation at what rate? 40%. In short, both rates are what? Windmill जनरेट आप सेंस करेंगे तो it would be what? 40%. बाद में फ्रेंड्स आएगा ओशन गोइंग शिप्स, जिससे हम ओशन के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वेसल्स होंगे जो आपका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करके आपको देगी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज व्हाट 20% इज योर एलिजिबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आप चेक करो, वेसल ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर्स एंड नॉट कवर्ड बाय ब्लॉक 3 बिलो। मतलब जो स्पीड बोट होगी ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर, तो स्पीड बोट के ऊपर 20% है। अदर देन स्पीड बोट वेसल होगी उसके ऊपर भी कितना है? 20% है। इन शॉर्ट मैं तो क्या कहता हूं, तीनों दिन का 20%। इन शॉर्ट पानी में जब लेटर से ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी, ओशन गोइंग शिप्स, वेसल के थ्रू हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन करते होंगे, और स्पीड बोट की बात होगी, all are eligible for at what rate of depreciation? 20%. In short, vessel के ऊपर कितना ध्यान रखने का? It is what 20%. स्पीड बोट हो तो भी 20%, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। एंड लास्ट हमारा जो ब्लॉक होगा, जो आगे हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, टेंजिबल असेट्स, उसको फ्रेंड्स हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट इज बिल्डिंग, देन इज फ्रेंड्स फर्नीचर, and then is last is what? Plant and machinery. Okay, and some similar हमारे पास intangible assets जो आगे भी डिस्कस किया था, which is know-how, patent, copyright, trademark, license, franchises or any other business or commercial right of similar nature. Rate of depreciation is what? 25,
25%। ये भी फ्रेंड्स आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव याद रखना पड़ेगा। डन। तो जो मेन रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको डिस्कस करके हम वापस लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जो मेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक बार चेक करते चलो। बिल्डिंग होगा फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल होगा तो 5%, कमर्शियल होगा तो 10%, जो आपको ध्यान में रखना है। फर्नीचर मैंडेटरी आपको ध्यान में रखना है, विच इज 10%। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी जनरल रेट कितना होगा 15%, मोटर कार 15%, इफ इट इज रनिंग देम ऑन हायर इट वुड बी 30% मोटर बसेस होगी, लेट अस से लॉरीज होगी, उसके ऊपर भी कितना होगा 30% नेक्स्ट आप चेक करो, लेट अस से इट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40% नेक्स्ट बुक्स इवन एनुअल पब्लिकेशन other than annual publication, even library होगा तो भी rate of debris would be what 40%, plant and machinery it would be 15%, windmills वगैरह की बात करो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, which is 40%, ocean going ships की बात करो it would be 20%, and intangible assets it is what friends 25% rate of depreciation। ओके तो मेजरली हमारे मन में क्लियर हो चुका है कि कौन से रेट से हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने वाले हैं। ओके फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन करके हम थोड़े उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। सेक्शन 32 है, इनकम टैक्स डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करेगा। पावर यूनिट्स के लिए एसएलएम डेप्रिसिएशन मेथड होगी, डेप्री क्लेम करना कंपलसरी है। कंडीशंस 3 है। फर्स्ट इज हमारी जो भी असेट है यहाँ पे कैटेगराइज करनी पड़ेगी, विच इज टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल असेट्स। अभी कॉन्फिडेंस आता रहेगा। टेंजिबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्लांट एंड फर्स्ट इज लेटर सीक्वेंस में जाओ तो बिल्डिंग, देन फर्नीचर, देन प्लांट एंड मशीनरी। लैंड के ऊपर, लाइफ स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन अवेलेबल डेफिनेटली बेसिस के ऊपर नहीं होगा। बाद में असेट की ओनरशिप क्राइटेरिया है, असेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। ओनरशिप इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनरशिप आल्सो, एंड असेट का यूसेज क्राइटेरिया है कि असेट मस्ट बी एक्चुअली यूज्ड बाय द असेसी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, यूसेज इंक्लूड्स व्हाट, असेट रेडी टू यूज आल्सो, एंड असेट आपने जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, तो उसमें जो बिजनेस एलिमेंट होगा, बिजनेस प्रपोर्शन होगा, उतना आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन। बाद में असेट का जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा और जो भी आपको डेप्रिसिएशन अवेलेबल होगा वो इधर फुल अवेलेबल होगा, इधर हाफ अवेलेबल होगा। ऐसा नंबर ऑफ वाइज कभी भी इनकम टैक्स में कैलकुलेशन होने वाला नहीं है। तो कब फुल कब हाफ, इफ असेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर, बरोबर समझना, इफ असेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, हमारा डेप्री कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ नॉर्मल, एंड इफ इट इज 180 डेज और मोर, हमारा डेप्री कितना हो जाएगा, फुल। ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब it is various asset which are accumulated in single block, it is block of asset। मतलब अलग अलग asset जो मैंने परचेस की होगी उसको मैं एक साथ accumulate कर दूंगा, एक साथ उसको बाइंड कर दूंगा, उसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ asset। शुरू करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, प्लस उसमें ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, इसका भी मतलब गजब है जो आप डिस्कस करेंगे, माइनस करेंगे मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, जो बचेगा उसको बोलेंगे डब्ल्यूडीवी फॉर प्रीवियस ईयर, लेस करेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन, एंड जो फाइनली हमारे पास बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी एज ऑन 31 मार्च 2020। रेट्स हमने डिस्कस किए, मेजर प्लांट एंड मशीनरी का 15% आपको याद रखना चाहिए, फर्नीचर 10%, बिल्डिंग 5-10%, इंटेंजिबल एसेट्स इट वुड बी 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी देखो उसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स तो आपके कंसेप्ट्स को और क्लियर करेंगे और मजबूत करेंगे। चलो फ्रेंड्स अभी देखो मैंने एक ब्लॉक बनाया विच इज फ्रेंड्स ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी 15%। प्लीज बरोबर समझो, एक जनरल ब्लॉक है, क्या इसमें मल्टीपल असेट्स हो सकती है? एब्सोल्युटली यस। दिस ब्लॉक में कंसिस्ट प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी एंड प्लांट डी। तो फ्रेंड जहां जहां भी 15% आता होगा सारे प्लांट्स का ये एक कंबाइंड ब्लॉक बना विच इज ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी 15%। चलो फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे उसका कुछ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था, कितना उसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था, एग्जांपल के तौर पे 1 लाख ऑफ रुपीज, 1 लाख उसका फ्रेंड्स ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था। उसमें से मैंने कुछ परचेस किया। क्या मैंने परचेस किया फ्रेंड्स? मैंने प्लांट ई परचेस किया। डी तक तो प्लांट मेरे पास अवेलेबल थे फ्रेंड्स, मैंने प्लांट ई को परचेस किया। ओके कितने मैंने प्लांट ई को परचेस किया? एग्जांपल के तौर पे 2 लाख रुपीज में मैंने प्लांट ई को परचेस किया। चलो मैंने सेल किया। क्या सेल किया फ्रेंड्स? मैंने प्लांट ए को सेल किया। बरोबर समझना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ होने जा रही है। मैंने प्लांट ए को सेल किया। सर कितने में सेल किया? एग्जांपल के तौर पे मैंने जब उसको परचेस किया था, समझना बरोबर, मैंने प्लांट ए को जब परचेस किया था तब मैंने उसको परचेस किया था ₹20,000 में। प्लीज बरोबर समझो, मैंने जब प्लांट ए परचेस किया था इट वॉज परचेस्ड फॉर ₹20,000। ओके तो फ्रेंड्स जब मैंने प्लांट ए को परचेस किया तब 20,000 उसकी वैल्यू थी,
बट मैंने उसको सेल किया ₹5,000 में। मैंने उसको सेल किया कितने में फ्रेंड्स? ₹5,000 में। बोलो मैं यहां से कितना लेस करूं? मैं प्रोविजन आपको वापस एक बार याद करवा दूं। ब्लॉक देखना हो तो फ्रेंड्स आप देख भी सकते हो, विच इज ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट माइनस मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल। इस एलिमेंट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड। जो WDV होगा वो हम कंप्यूटेशन करेंगे। माइनस डेप्रिसिएशन, लास्ट में क्या बचेगा फ्रेंड्स हमारे पास? क्लोजिंग WDV। तो प्रोविजन को एकदम ध्यान में दे लो। मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड को हमको यहां से लेस करना है। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स, प्लांट ए जो 20,000 रुपीज में मैंने परचेस किया था, वो मैं आज लास्ट ईयर उसको परचेस किया था एंड एक ही बार उसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया था। तो फ्रेंड्स ओपनिंग WDV में उसकी वैल्यू चेक करो, तो 20,000 में से 50% लेस करने के बाद मेरी वैल्यू यहाँ पे ओपनिंग WDV में उसकी कितनी है? 17,000। आप समझे? ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। 20,000 इज माय एक्चुअल कॉस्ट। अब ओपनिंग WDV में उसकी वैल्यू चेक करो, इट इज 17,000 ऑफ रुपीज। बोलो मैंने उसको 5,000 रुपीज में सेल किया, मैं कितना लेस करूं? लोग कहता है इसमें कितना पैसा मिला? मैं बोला 5,000। तो मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, मुझे यहाँ पे कितना लेस करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली जो मुझे पैसा मिला है वो 5,000। जो मेरे पास बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? WDV फॉर प्रीवियस ईयर इट वुड बी व्हाट? 3 lakhs minus 5,000 it would be what friends? Let us say 2,95,000। ओके, तो ये मेरा बच गया WDV 2,95,000। उसमें से क्या लेस करेंगे फ्रेंड्स? डेप्रीसिएशन। ओके, डेप्रीसिएशन कितना होगा मेरा? एग्जांपल के तौर पे मेरा डेप्रीसिएशन है 15% के हिसाब से कितना कैलकुलेशन होगा? इट वुड बी 44,250 एंड जो फाइनली हमारे पास बचेगा वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स? क्लोजिंग WDV विच इज 250,750। बोलो कोई तकलीफ? एकदम सिंपल, डन। तो फ्रेंड्स मैंने 20,000 वाली असेट को बेचा है 5,000 में, सो मैं कितना लेस करूंगा यहां से? 5,000। चलो मेरा क्वेश्चन आपको ऐसा है कि 20,000 वाली असेट को मैं बेच रहा हूं 30,000 में। 20,000 वाली एसेट को मैंने कितने में बेचा? 30,000 रुपीज में। बोलो यहां से एज अ सेल वैल्यू मैं कितना लेस करूं? 20,000 वाली एसेट को जब मैं 30,000 में सेल कर रहा हूं, यहां से एज अ सेल वैल्यू मैं कितना रिडक्शन करूं, कितना लेस करूं? फ्रेंड्स लॉ तो यही कहता है मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट टू, इन रिलेशन टू असेट सोल्ड, discarded, demolished, destroyed. What amount of money I have received? If it is 30,000, so मैं यहाँ पे less भी कितना करूंगा? It would be 30,000. Accordingly, there would be change in my WDV. Accordingly, my closing WDV also. तो friends यहाँ से मैं simply less कर दूंगा 30,000. तो फ्रेंड्स मेरा WDV कितना होगा आप चेक कर सकते हो. इट इज फ्रेंड्स 3 lakhs minus 30,000 विच कम्स टू व्हाट 2,70,000. उसके ऊपर मेरा डेप्री का रेट होगा 15% विच कम्स टू व्हाट 40500. ये लेस करने के बाद फाइनली जो मेरे पास बचेगा वो भी 229,500. इतना मुझे क्या मिलने वाला, सॉरी ये मेरा क्या हो जाएगा क्लोजिंग WDV. फ्रेंड्स सिंपल वर्ड्स में मैं ऐसा कहना चाहता हूं इस एग्जांपल के थ्रू कि आपको ये असेट आपने कितने में परचेस की उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता ना. आपको फर्क पड़ता है उसकी वैल्यू ओपनिंग WDV में कितनी है. मैं रिपीट करना चाहूंगा, एज पर इनकम टैक्स आपने असेट को कितने में परचेस किया उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता जब उसको हम सेल करने के लिए जाएंगे, एंड ना उसकी वैल्यू ओपनिंग WDV में कितनी है उससे हमको फर्क पड़ता है. जनरल सेंस में देखा जाए, जनरल सेंस में एक बार असेट को हम ब्लॉक में ऐड करते हैं ना फ्रेंड्स, वंस असेट इज एडेड इन ब्लॉक, बाद में वो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस कर देता है, लूज कर देता है. का मतलब ये एक बार असेट को आपने ब्लॉक में कंसीडर कर दिया, एक बार असेट को ब्लॉक में आपने ले लिया, बाद में वो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी भूल जाएगा. फ्रेंड्स डन. तो ये असेट मैंने कितने में परचेस की मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी ओपनिंग WDV में उसकी वैल्यू कितनी है उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा. स्ट्रेट अवे उसको कितने में सेल करता हूं वो ही रेलेवेंट है. पॉजिटिव वैल्यू में सेल करूं मतलब 20,000 वाले एसेट को मैं 30 में सेल करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां पे 30 मुझे लेस करना है. सर गेन नहीं हुआ, गेन नहीं हुआ, 10,000 का गेन नहीं हुआ. शांति रखो, गेन की ट्रीटमेंट भी है बट इस केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी. इस सिनेरियो में हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सर आपने 20 वाली एसेट को 5 में बेचा, लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ ना. लॉस की ट्रीटमेंट भी है बट इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी. अभी आप सिंपल इतना ध्यान में रखो, जिस वैल्यू से मैंने असेट को सेल किया है उससे मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ है.
उससे मुझे कितना पैसा रिसीवेबल है उतना मुझे लेस करना है, बाकी कोई माथाकूट मुझे नहीं करनी। मुझे तो स्ट्रेट अवे 5000 के 30,000 इस केस में भी यहां से लेस करके मुझे क्या कंप्यूट करना है, उसका डेप्रिसिएशन, मुझे क्या कंप्यूट करना है, उसका क्लोजिंग WDV। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। डन, चलो आगे बढ़ता हूं एक नया एग्जांपल एकदम ध्यान से फ्रेंड्स। अभी देखो क्या हुआ, सपोज मेरा ब्लॉक है, एग्जांपल के तौर पे फर्नीचर, व्हाट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फर्नीचर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा इट वुड बी 10%। कौन से फर्नीचर्स मेरे पास थे, मेरे पास था फर्नीचर ए, फर्नीचर बी, फर्नीचर सी एंड फर्नीचर डी। मेरे पास ऐसे अलग अलग 4 फर्नीचर्स अवेलेबल थे। चलो शुरू करता हूं फ्रेंड्स। उसका ओपनिंग WDV प्लीज बरोबर समझो फ्रेंड्स, उसका ओपनिंग WDV कितना था, उसका ओपनिंग WDV एग्जांपल के तौर पे 5050 lakhs वाज द ओपनिंग WDV। सर उसमें से फर्नीचर ए की वैल्यू कितनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एक बार असेट को ब्लॉक में ऐड कर देते हैं, बाद में वो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी भूल जाएगा, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता क्या उसका इंडिविजुअल वैल्यू है, हमको तो कंसीडर करना है उसका ओपनिंग WDV प्लस हम यहां पे ऐड करेंगे फ्रेंड्स एक्चुअल कॉस्ट। कोई मैंने परचेस किया हो कोई फर्नीचर को, तो उसको हम सिंपली यहां पे ऐड कर देंगे। चलो फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे मैंने 10 लाख का कोई नया फर्नीचर परचेस किया विच वाज फर्नीचर ई। ओके, मैंने फर्नीचर ई को यहां पे परचेस किया। चलो एक आध फर्नीचर हम बेच भी देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने फर्नीचर ए को सेल किया, बरोबर समझना फ्रेंड्स, मैंने फर्नीचर ए को सेल किया, कितने में सेल किया फ्रेंड्स, मैंने उसको सेल किया एग्जांपल के तौर पे ₹3 lakhs में। कितनी उसकी ओपनिंग WDV वैल्यू थी, फर्क ही नहीं पड़ेगा, कितने में उसको परचेस किया है फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिंपली स्ट्रेट अवे जिस प्राइस में आपने उसको सेल किया है उस प्राइस से आपको यहां पे उसको लेस करना है। तो फ्रेंड्स मैंने फर्नीचर ए को सेल किया 3 लाख रुपए में, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसको मैं सेल कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, बाद में क्या हुआ पता है, मैंने फर्नीचर भी आपको गिफ्ट किया, रिसीव करनी है ना आपको गिफ्ट, तो मैंने फर्नीचर भी आपको गिफ्ट किया। हाँ बोलो, रिसीव करनी है आपको गिफ्ट। अब चलो तो फर्नीचर ए मैंने सेल किया 3 लाख रुपीज में। मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्या उसकी एक्चुअल कॉस्ट जब मैंने उसको परचेस किया था, क्या उसकी वैल्यू ओपनिंग WDV में है, उससे हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट अवे जिस वैल्यू में मैंने उसको सेल किया है उस वैल्यू से मैं यहाँ पे उसको लेस करने जा रहा हूं, उस वैल्यू से मैं यहाँ पे उसको लेस कर दूंगा। फ्रेंड्स फर्नीचर भी मैंने आपको गिफ्ट किया, चलो बोलो, जब मैंने आपको गिफ्ट किया तब उसकी FMV थी 1 लाख रुपए। जब मैंने आपको सेट को गिफ्ट किया उस दिन की FMV आप देखने के लिए जाओ मार्केट में, इट वाज 1 लाख रुपए। बोलो कितना मैं यहां से लेस करूं, बोलो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना यहां से लेस करूं। फ्रेंड्स प्रोविजन ध्यान में रखने के, जबरदस्त फोकस रखने का प्रोविजन के ऊपर। व्हाट इज अवर ब्लॉक, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट, लेस करेंगे मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, discarded, demolished, destroyed। चलो पहले मुझे बताओ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेदर गिफ्ट इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड ना। सर गिफ्ट इज नॉट सेल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड। चलो मैंने आपको गिफ्ट किया, क्या उससे मुझे कोई पैसे रिसीव हुए ना, गिफ्ट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको तो गिफ्ट बोलते हैं, पता चला, तो गिफ्ट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको जो गिफ्ट किया उसके लिए क्या आपने मुझे 1 भी रुपए दिए, ना ना ना। लोग कहता है स्मिता जब तू गिफ्ट करेगा तो ना ये सेल है, डिस्कार्डेड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड है, ना उससे कोई पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो मैं यहां से कुछ लेस नहीं करूंगा, कोई इंपैक्ट, कोई भी इसका एक नॉमिनल इंपैक्ट मेरे WDV के ऊपर आने वाला नहीं है, बिकॉज बी असेट को मैंने गिफ्ट किया है, तो देयर वुड बी नो इंपैक्ट ऑन माय ब्लॉक ऑफ असेट। फ्रेंड देखो जो मेरा WDV होगा इट वुड बी WDV फॉर प्रीवियस ईयर। WDV फॉर प्रीवियस मेरा कितना हो जाएगा आप चेक कर सकते हो, दिस 50 lakhs प्लस 10 lakhs माइनस 3 lakhs, इट वुड बी कमिंग टू व्हाट 57 lakhs। ये मेरा हो गया WDV फॉर प्रीवियस ईयर। इसमें से क्या लेस करूंगा फ्रेंड्स मैं, डेप्रीसिएशन। आप रेट चेक करो, आई थिंक इट इज फर्नीचर विच इज 10%। तो फ्रेंड्स 5,70,000 मेरा क्या हो जाएगा डेप्रीसिएशन, एंड जो फ्रेंड्स फाइनली मेरे पास बचेगा वो क्या बोलेंगे क्लोजिंग WDV। तो फ्रेंड्स 57 lakhs में से मैं लेस कर दूंगा विच इज 5,70,000, तो 51,30,000 विल बिकम व्हाट अवर क्लोजिंग WDV। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। डन। तो 2 क्वेश्चन हमने ऐसा समझने का ट्राई किया कि जिस प्राइस से आप असेट को सेल कर रहे हो उस प्राइस को हमारे ब्लॉक में से लेस करो,
गिफ्ट इज नॉट सेल, डिस्कार्डेड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड, तो आपके ब्लॉक में से उसका कोई रिडक्शन का इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.